चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड नमस्ते। तो हम अपना क्लास शुरू करते हैं। सो इन आवर प्रीवियस क्लास बेटा हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो लास्ट क्लास किया था, हमने सेगमेंटेशन के बारे में बात करा था कि सेगमेंटेशन क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय सेगमेंटेशन। ठीक है ना। तो जहाँ पे हमने देखा था सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी भी एनिमल की बॉडी को एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड कर सकते हैं बेटा इनटू सेगमेंट्स। जिन सेगमेंट्स को बेटा अगर वो रियल सेगमेंटेशन है, अगर वो ट्रू सेगमेंटेशन है, जिसको मेटामर्ज्म का नाम भी देते हैं, तो तब उन सेगमेंट्स को मेटामर्स बोलते हैं या सोमाइट्स बोलते हैं। फिर आपने देखा था सेगमेंटेशन के एडवांटेज क्या है बेटा। इंडिपेंडेंटली आप कंट्रोल कर सकते हैं, इंजरी का इम्पैक्ट आप डिक्रीज कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर रीजन को बेटा आप मॉडिफाई करके कोई पर्टिकुलर काम करवा सकते हैं। फिर मैंने ये भी बोला था आपको कि सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन के अलावा और एक सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड एज टैगमेटाइजेशन बेटा। और टैगमेटाइजेशन में मैंने आपको बोला था कि बॉडी के जो सेगमेंट्स होंगे उनमें सीरियल रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स नहीं होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन में सीरियल रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स होता है, टैगमेटाइजेशन में सीरियल रेपिटेशन नहीं होता है। बट हर एक सेगमेंट जो होगा जिसको हम टैगमेटा का नाम देते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता होगा। जैसे हमने देखा था हमारी बॉडी के 3 टैगमेटाज है, हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन। तो हेड का काम होता है बेटा फीडिंग का। थोरैसिक वाला पार्ट जो है बेटा उसमें आपको विसरल ऑर्गन्स मिलेंगे जो विसरल फंक्शंस करते हैं। एंड एब्डोमेन वाला पार्ट जो है बेटा वहां पे हमारी लेग्स होती है जो हमें लोकोमोशन में मदद करती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था सीलोम जो होता है, जो ट्रू सीलोम होता है। ट्रू सीलोम में मैंने आपको बताया था कि ट्रू सीलोम, सबसे पहले किसको हम ट्रू सीलोम बोलेंगे, तो उसी बॉडी कैविटी को हम ट्रू सीलोम का नाम देते हैं या सीलोमेट का नाम देते हैं, जिसमें बॉडी वॉल के नीचे भी मेसोडर्म की कवरिंग होगी और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर भी मेसोडर्म की कवरिंग होगी। मतलब कंप्लीट कैविटी इज कवर्ड बाय द मेसोडर्म। ऐसे सीलोम को हम ट्रू सीलोम बोलते हैं, जिसके आपने 2 टाइप्स देखे थे, शाइजोसीलोमेट एंड एंटीरोसीलोमेट। शाइजोसीलोमेट में स्प्लिटिंग से मेसोडर्म बनता है। एग्जाम्पल आपने पढ़ी थी बेटा माँ। माँ मतलब मम्मी को हम कभी माँ भी बोलते हैं, तो ये आप शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे। तो माँ की किसका एग्जाम्पल है बेटा, शाइजोसिलोमेट का एग्जाम्पल है। तो माँ में एम से आता है मोलस्का, ए से आता है एनालीडा एंड ए से आता है ऑर्थोपोडा बेटा। ठीक है ना। सेम तरीके से एंटीरोसीलस के अंदर आपने देखा था कि वो प्रिमेटिव गट का जो इंटेस्टाइन होता है, जिससे आगे इंटेस्टाइन बनेगा बेटा, वहां से कुछ सेल्स बाहर की तरफ निकलती है और उन सेल से बेटा मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है और वो सेल्स ग्रोथ एंड डिवीजन करके मेसोडर्म को बनाती है। और एग्जाम्पल आपने याद रखा था बेटा केमिस्ट्री। CHE मतलब शॉर्ट में हम केमिस्ट्री को केमिस्ट्री लिखते हैं, CHE शॉर्ट फॉर्म। तो सी का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, सी का मतलब है कॉर्डेटा। ठीक है ना। ई का मतलब है इकाइनोडर्मेटा बेटा। ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम ये कर चुके थे। अब आने वाले टाइम में हमने इसके बाद देखा था सीलोम के 3 टाइप्स होते हैं, ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट एंड ट्रू सिलोमेट। ए सिलोमेट में कोई सीलोम नहीं होता है, मतलब वहां पे बॉडी कैविटी ही नहीं होती है, बिकॉज हमने पूरी बॉडी कैविटी को भर के रख दिया बेटा सेल से। सो होल कैविटी इज कवर्ड बाय सेल्स, तो वहां पे कोई कैविटी है ही नहीं, वहां पे कोई गैप है ही नहीं इन बिटवीन। जो भी ऑर्गन होगा बेटा उन्हीं सेल्स के बीच में फिक्स्ड होगा। ऐसे एनिमल्स को हम ए सिलोमेट्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी याद कर लिया होगा, एग्जाम्पल था प्लेट हेलमेंट्स। इसके अलावा हमने सूडोसिलोमेट देखा था। सूडोसिलोम में मीजोडर्म होता है, बट मीजोडर्म कंप्लीटली कवर नहीं करता है कैविटी को बेटा, वो पाउच में पाया जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स में पाया जाता है। तो ऐसे पर्टिकुलर सीडोम को हम सूडोसिलोम बोलते हैं। एग्जाम्पल आपने याद रखा था एस्केलमेंट्स। अब ट्रू सिलोमेट्स क्या होंगे बेटा, तो आपको सिंपल याद रखना है कि एस्केलमेंट्स आते हैं सूडोसिलोम में, उसके ऊपर जो होंगे दे आर एसिलोमेट्स, उसके नीचे जो होंगे दे आर ट्रू सिलोमेट्स बेटा। तो ये हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। इसके अलावा हमने उससे पहले किया था जर्म लेयर्स के बारे में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म के बारे में। जिसके पास तीनों होंगे वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसके पास 2 होंगे वो है डिप्लोब्लास्टिक। तो इसके अलावा भी बेटा हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, सिमेट्री विमेट्री, तो वो हम दोबारा से यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे, आप वो रिवाइज कर ही रहे होंगे, क्वेश्चन लगा ही रहे होंगे। तो अभी हम आज की क्लास पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जहां पे हम आज पढ़ेंगे कि किस एनिमल को हम कॉर्डेट बोलते हैं और किस एनिमल को हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। ठीक है ना। किसको हम वर्टेब्रेट बोलते हैं और किसे हम इनवर्टेब्रेट बोलते हैं। तो ये समझ लेते हैं हम आज की क्लास में। अब ये समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एम्ब्रियो का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। जब हमारी बॉडी में जाइगोट बनता है, जाइगोट से ब्लास्टूला बनता है, ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला बनता है, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में।
और गेस्टुला से फिर बेटा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, आगे जाके फिर एम्ब्रियो बनता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर एम्ब्रियो बनता है ना, तो एक स्टेज हमारी बॉडी में ऐसा आता है कि जब हमारा एम्ब्रियो कुछ ऐसा दिखने लगता है। तो मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ बेटा एक प्रिमिटिव एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो कुछ ऐसा आपको दिखने लगेगा। एम्ब्रियो की शेप कुछ ऐसी होती है, और एम्ब्रियो में आपको ऑलरेडी पता है बेटा कोई बून नहीं होता है, ठीक है ना, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये पूरा मतलब बोल सकते हैं आप मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीटली बेटा सॉफ्ट मीट का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। देयर इज नो बोन प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो में बेटा होता क्या है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इस जगह पे बेटा आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये एक स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, ये इसकी इधर ओपनिंग है, और ये इसकी इधर और एक ओपनिंग है। तो ये क्या स्ट्रक्चर है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये भी आप बना लेना बेटा कॉपीज पे। तो ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया हमारा। दूसरा स्ट्रक्चर बेटा आपको इधर देखने को मिलेगा। तो ब्लू से बना देते हैं उसे। तो ये और एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ऐसे। तो हम समझ रहे हैं एक्चुअल में कि कैसे एनिमल्स को हम कॉर्डेट बोलेंगे और कैसे एनिमल्स को हम नॉन कॉर्डेट बोलेंगे, किसे हम वर्टिब्रेट बोलेंगे और किसे हम इनवर्टिब्रेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो वो समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, जो ये वाला डायग्राम, इसको हम लेबलिंग बाद में करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एम्ब्रियो के अंदर। इसके अलावा और एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे ये हम ले लेते हैं। तो ये और एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो मैंने पिंक कलर में बना दिया। तो लेबल अगर मैं इसे करूं बेटा, तो लेबलिंग कुछ ऐसी दिखेगी आपको कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है, दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर इज एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। अब इस एम्ब्रियो में बेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा माउथ। तो मतलब माउथ का फॉर्मेशन हुआ है। ब्लास्टोपोर से बनेगा तो प्रोटोस्टोम बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। ब्लास्टोपोर से नहीं बनेगा तो डिटेरोस्टोम बोलेंगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एनस। तो मतलब कंप्लीट एसोट्रैक्ट है बेटा, माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो लाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये एम्ब्रियो के अंदर बेटा फायरेंजियल गिल स्लिट्स होती है। फायरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं मतलब हमारी बॉडी में सबसे पहले लंग्स नहीं बनते हैं, सबसे पहले बेटा गिल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनको फायरेंजियल गिल स्लिट्स बोलते हैं। और बाद में जब एम्ब्रियो और मॉडिफाई होता है, तो फिर वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, लंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दूसरी चीज हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको देखनी है बेटा, वो ये है कि यहाँ पे आपको रेड ब्लू कलर में ऊपर एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो है बेटा, दिस स्ट्रक्चर, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज नर्व कॉर्ड बेटा। नर्व कॉर्ड, और नर्व कॉर्ड वो स्ट्रक्चर होता है जिससे आगे आने वाले टाइम में हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड एज नर्व कॉर्ड। और नर्व कॉर्ड के नीचे एंड एलिमेंट्री कैनाल के, ये तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया ना, अभी ये माउथ हो गया, ये एनएस हो गया, तो दिस थिंग इज एलिमेंट्री कैनाल बेटा। ये एलिमेंट्री कैनाल रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर हमारा नर्व कॉर्ड है, तो ध्यान से देख लीजिए, नर्व कॉर्ड के एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एंड दिस स्ट्रक्चर बेटा, जो मैंने पिंक में बना दिया, दिस इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। दिस इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये नोटोकॉर्ड है क्या, सबसे पहले इसे समझ लीजिए। तो होता क्या है बेटा, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, मैंने पहले ही बोला एम्ब्रियो में कोई बून नहीं है। तो अगर एम्ब्रियो में कोई बून नहीं है, तो हमारी बॉडी में जब एम्ब्रियो के अंदर मसल्स का फॉर्मेशन होगा, तो वो मसल्स किसके साथ जुड़ेंगे, बिकॉज हर एक सिकेलेटल मसल जो है बेटा, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, एवरी सिकेलेटल मसल इज कनेक्टेड टू द सिकेलेटल सिस्टम।
जितनी भी हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स होती है उनको स्केलेटल बोला ही इसीलिए जाता है बिकॉज वो कहीं ना कहीं बेटा जुड़ी रहती है किसके साथ, हमारी बोन्स के साथ या हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ। लेकिन जब हमारी बॉडी में एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्केलेटल मसल्स का फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए यहाँ पे मसल्स बन गई स्केलेटल मसल्स बेटा, ठीक है ना, या इस जगह पे स्केलेटल मसल्स का फॉर्मेशन हुआ ऊपर से, तो ये मसल्स को बेटा कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पे ये खुद को अटैच कर सकती है। बिकॉज यहाँ पे तो कोई बून नहीं है, यहाँ पे कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है बेटा। तो फिर इन पर्टिकुलर मसल्स को, मतलब एम्ब्रियोनिक मसल्स को अपने आप को अटैच करने के लिए बेटा कोई स्ट्रक्चर चाहिए जिस स्ट्रक्चर से खुद को वो जोड़ सकती है। और वो स्ट्रक्चर जो हमारे एम्ब्रियो में पाया जाता है, जिसके साथ बेटा एम्ब्रियोनिक मसल्स खुद को अटैच करती है ताकि एम्ब्रियो को एक प्रॉपर शेप मिले, ताकि एक एम्ब्रियो को एक प्रॉपर स्टेबिलिटी मिले, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उसे हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं बेटा। और ये नोटोकॉर्ड कहाँ से बनता है, ये नोटोकॉर्ड को बनाने के लिए बेटा मीजोडर्म रेस्पॉन्सिबल होता है, मीजोडर्म रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मतलब नोटोकॉर्ड है क्या, नोटोकॉर्ड बेटा एक रॉड के समान स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, लंबा स्ट्रक्चर है बेटा, रॉड के समान स्ट्रक्चर है, जो कहाँ से बनता है बेटा, जो मीजोडर्म से बनता है। कब बनता है बेटा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ बनता है, ठीक है ना। और क्या काम है इसका, इसका काम होता है बेटा, इट प्रोवाइड्स साइट ऑफ अटैचमेंट टू द एम्ब्रियोनिक मसल्स बेटा। जितनी भी हमारी बॉडी में एम्ब्रियोनिक मसल्स बनती है, वो सारी मसल्स बेटा किसके साथ जुड़ी रहती है, वो नोटोकॉर्ड के साथ जुड़ी रहती है। अब कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड बेटा, है ना। मैंने बोला था डॉर्सल साइड होता है ऊपर वाला जगह, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज डॉर्सल साइड एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज वेंट्रल साइड। तो ध्यान से देख के बताइए मेरे को, या खुद आप सोचिए कि हमारा नोटोकॉर्ड कहाँ पे है, ये डॉर्सल साइड में है कि ये वेंट्रल साइड में है बेटा। अगर मैं बॉडी को एक लाइन से कट कर दूं, बीच में सेंटर वाली लाइन से कट कर दूं, तो हमारा नर्व ऊपर वाली साइड में आ रहा है। सो दैट मीन्स हमारा नोटोकॉर्ड जो है बेटा, एज वेल एज नर्व, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बॉडी में डॉर्सल साइड में पाए जाते हैं, ठीक है ना। डॉर्सल साइड मतलब ऊपर वाला साइड। लेकिन अगर आप खड़े हो जाएंगे स्ट्रेटली बेटा, अपराइट हो जाएंगे, तो तब मैं बोल सकता हूँ पीछे वाले साइड में पाए जाते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनता है फ्रॉम द मीजोडर्म बेटा, और रॉड के समान होता है और डॉर्सल साइड में पाया जाता है और मसल्स को अटैचमेंट की जगह देता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड आई होप आपको क्लियर हो गया, व्हाट डू वी मीन बाय नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो मैं एक बार फटाफट बताइए, नोटोकॉर्ड सभी को क्लियर हो गया? गुड मॉर्निंग बच्चा। ये बस ट्रिक है बेटा, ठीक है, ट्रिक है टू रिमेम्बर, ये बस माँ एंड केमिस्ट्री ना, ट्रिक है बेटा टू रिमेम्बर एग्जांपल्स, और कुछ नहीं, ठीक है ना। सर व्हाट इज नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड तो मैं अभी समझा ही रहा हूँ ना, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, हम अभी आगे देखें ना एनसीईआरटी ने इसको कैसे डिफाइन किया, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं। चले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से बता दो। देखो नोटोकॉर्ड क्या है, ये समझने के लिए पहले समझो कि नोटोकॉर्ड एक अडल्ट में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। मेरी बॉडी के अंदर इस टाइम पे नोटोकॉर्ड नहीं होगा, आपकी बॉडी में इस टाइम पे नोटोकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। फिश की बॉडी में जब फिश बड़ी हो जाती है उसमें नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगा, एक टाइगर की बॉडी में बड़े होकर नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो फिर ये कब मिलता है, ये तब मिलता है एक एनिमल के अंदर जब वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ का मतलब हो जब वो एज एम्ब्रियो होता है बेटा, ठीक है। एम्ब्रियो क्या है ये आपको पता ही होगा, मेरे को ये दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं है। अब एम्ब्रियोनिक लाइफ मतलब जब आप अपनी मदर की बॉडी के अंदर ही है, मदर के यूट्रस के अंदर ही आपका अभी डेवलपमेंट हो रहा है, आपका जन्म अभी नहीं हुआ है, आपका अभी फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। तो उस टाइम पे एक स्टेज आता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, और उसी एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारी मसल्स बनती है। जैसे हमारी बॉडी में भी मसल्स है बेटा, बाइसेप्स की मसल, ट्राइसेप्स की मसल, चेस्ट की मसल, एब्डोमेन की मसल, डैश एंड डैश। तो सिमिलरली बेटा होता क्या है कि जब हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारी डेवलपमेंट चल रही होती है, ड्यूरिंग दैट वेरी पर्टिकुलर स्टेज हमारी बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में मसल्स का फॉर्मेशन शुरू होता है, मतलब मसल्स बनने लगती है। अब उन मसल्स को बेटा जब वो बनती है ना, उनको कोई जगह चाहिए अपने आप को अटैच करने के लिए, बिकॉज स्केलेटल मसल का मतलब ही होता है बेटा ऐसा मसल जो बोन के साथ जुड़ा हो, जो स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ा हो। बट एम्ब्रियो में तो अभी कोई स्केलेटन बना ही नहीं है ना, इसमें कोई बोन वोन अभी नहीं बना है। तो फिर ये मसल्स किसके साथ जुड़ेंगी बेटा, इनका अटैचमेंट किसके साथ होगा, वो चीज पे ध्यान रखते हुए बेटा ऊपर वाले ने जब एक्सपेरिमेंट किया, और ऊपर वाले ने क्या किया बेटा, उसने किया एक काम कि इसने सोचा कि क्यों ना हम एम्ब्रियो के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर डाले, ठीक है ना,
जिस स्ट्रक्चर के साथ अपनी हमारी बॉडी की एम्ब्रियोनिक मसल्स खुद को क्या कर सकती है बेटा, अटैच कर सकती है। तो वो स्ट्रक्चर हमारी एम्ब्रियो के अंदर, जिसके साथ बेटा हमारी एम्ब्रियोनिक मसल्स खुद को जोड़ देती है, अटैच करती है, वो स्ट्रक्चर हमारे एम्ब्रियो में कहाँ पे पाया जाता है? ये हो गया वेंट्रल साइड बेटा, है ना, नीचे वाला साइड। ये हो गया डोर्सल साइड बेटा, मतलब ऊपर वाला साइड। तो हमारा ये स्ट्रक्चर जिसके साथ हमारी एम्ब्रियोनिक मसल जुड़ती है, ये डोर्सल साइड में पाया जाता है। सबसे पहले तो यही याद रखना है। और कैसा होता है बेटा, लंबा रॉड के समान स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर बेटा, लंबा स्ट्रक्चर होता है, रॉड के समान स्ट्रक्चर होता है। और इस लंबे रॉड लाइक स्ट्रक्चर को जो एम्ब्रियो के अंदर बनाया जाता है, तो अटैच द एम्ब्रियोनिक मसल्स बेटा, और किस साइड में बनाया जाता है? डोर्सल साइड में बनाया जाता है। और कौन इसको बनाता है? इसको मीजोडर्म बनाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। अभी तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? इट इज क्लियर। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, पहले ये बताओ बेटा, अभी ये क्लियर हो गया? ये ANVS कब मैंने लिखा बच्चा? ANVS तो मैंने लिखा ही नहीं कहीं पे। चलिए प्लीज बता दिया मैंने। अभी ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? मीजोडर्म में बेटा ऑलरेडी 100 बार बता चुका हूँ, अभी बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम 4 दिन से मीजोडर्म ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। चले ग्रेट। चले, तो अभी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं बेटा नोटोकॉर्ड की, तो लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी देखेंगे हाउ मीजोडर्म इज डिफाइंड। बट स्टिल अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं बेटा, नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड क्या है बेटा? ये मीजोडर्म से निकला हुआ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर्मड ऑन द डोर्सल साइड, जिसको हम डोर्सल साइड में बनाते हैं। डोर्सल साइड मतलब अगर आप खड़े हैं अपराइट तो पीछे वाला साइड, अगर आप लेटे हुए हैं तो ऊपर वाला साइड बेटा। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेटा इन सम एनिमल्स, मतलब कुछ एनिमल्स के अंदर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेटा मेसोडर्म से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं बेटा। ठीक है ना? चले, अभी अभी बस प्लीज नोटोकॉर्ड पे फोकस करो, बिकॉज मेसोडर्म में बेटा ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ, अब बार बार बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। इफ यू हैव मिस्ड प्रीवियस क्लासेस, अगर आपने पुरानी क्लासेस मिस की है ना, तो तब आपको बेटा कुछ नहीं समझ आने वाला है यहाँ पे। ठीक है ना? तो तब आप प्लीज एक काम करिए, तो सर से कांटेक्ट करके बेटा वीडियो लेक्चर्स जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहे हैं एवरीडे, वो वीडियो लेक्चर्स ले लीजिए और उनको दोबारा एक बार देख लीजिए। ठीक है ना? अभी जो क्लास हो रही है उस पर फोकस करो, जितना याद रख सकते हो अभी वाली क्लास में वो याद रख लो। बाद में जो डाउट्स है बेटा वो बाद में एंड पे हम क्लियर करेंगे। तो चलिए, दिस वाज अबाउट नोटोकॉर्ड बेटा। तो अब नोटोकॉर्ड के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीजें रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है नोटोकॉर्ड के बारे में, नोटोकॉर्ड है क्या? पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है क्या ये बेटा? इट्स अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड स्ट्रक्चर। मतलब सिंपल में याद रखना, नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मेसोडर्म से बना हुआ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये। अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेटा, हमारी बॉडी में जो कुछ बनता है, या तो वो एक्टोडर्म से बनेगा, या तो वो मेसोडर्म से बनेगा, या तो वो एंडोडर्म से बनेगा। तो हमारा नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से बन गया, इसलिए मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये तो पहला आंसर याद होना चाहिए। दूसरा, कहाँ पे है? तो याद रखना बेटा, एम्ब्रायो के अंदर है। और एम्ब्रायो में कहाँ पे है? डोर्सल साइड में है बेटा। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए। एंड चौथा क्वेश्चन, क्यों बनाया जाता है इसे? इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि एम्ब्रायो की मसल्स खुद को इसके साथ क्या कर सके, जोड़ सके, इसको खुद के साथ अटैच कर सके बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटोकॉर्ड। तो अगर आपको नोटोकॉर्ड समझ आ गया है, अब हम मेन बात पे आते हैं बेटा। ठीक है ना? और क्वेश्चन आप माइक पे भी पूछ सकते हैं, अगर इफ योर माइक इज वर्किंग। अगर आप एकेडमी में बैठे हुए तो आपके पास वो माइक दिया होगा एकेडमी वालों ने, तो आप उसे ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप घर से पढ़ा रहे हैं बेटा, तो अपना अपने आप को अनम्यूट करके आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो बच्चे इसमें अटेंडी लिस्ट में नहीं है, ठीक है ना, सॉरी, जो बच्चे पैनलिस्ट लिस्ट में नहीं है, अटेंडीज में है बेटा, तो उनके लिए मैं ऑलरेडी कल ग्रुप में नंबर दे चुका हूँ। तो वो मेरे को बेटा ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू या यहाँ पे भी अगर चैट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो वहां पे भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो मतलब हमने समझा नोटोकॉर्ड क्या है। ठीक है, तो ये तो हमको अभी समझ आ गया बेटा व्हाट इज नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड जो है ना, ये सारे एनिमल्स में नहीं बनता है। ठीक है ना? मतलब नोटोकॉर्ड जो है, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड बेटा, एनिमल 2 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड एनिमल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक ऐसा ग्रुप एनिमल्स का हो सकता है जिनमें नोटोकॉर्ड बनता ही नहीं है, मतलब नोटोकॉर्ड एब्सेंट बेटा।
इनमें बनता ही नहीं है नोटोकॉर्ड। और एक ऐसा एनिमल का ग्रुप होगा बेटा जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, मतलब इनमें नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन होता है बेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो मतलब ये हुआ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड बेटा, कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं है बेटा, हमारे पास एनिमल्स दो टाइप्स के हो सकते हैं। वो एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है, ना तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है ना तो अडल्ट लाइफ में होता है, मतलब कभी भी नहीं होता है बेटा, ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं नॉन कॉर्डेट्स। इनको हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो आज के बाद आपसे कभी कोई पूछे कि नॉन कॉर्डेट किस चीज को बोलते हैं, तो नॉन कॉर्डेट बेटा वो एनिमल है जिसकी बॉडी में कभी भी, ना तो बचपन में, ना तो बुढ़ापे में, ना तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा, कभी भी नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स बेटा। अब जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड बनेगा बेटा, फिर वो अडल्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा वो हम बाद में देखेंगे, बट एम्ब्रियो के फॉर्म में जब वो होगा उसके अंदर हमेशा नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स बेटा। ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं कॉर्डेट्स। तो जो इतने दिनों से आप सुनते जा रहे हैं कॉर्डेट 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 बेटा, तो आज आपको पता चला कॉर्डेट वो एनिमल है जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ बेटा, ठीक है ना। और नॉन कॉर्डेट वो एनिमल है बेटा जिसके पास एम्ब्रियोनिक लाइफ में या अडल्ट लाइफ में कभी भी नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि कॉर्डेट क्या होता है और नॉन कॉर्डेट क्या होता है। अब नॉन कॉर्डेट की एग्जाम्पल क्या क्या आएगी ये भी याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल आएगा इसमें पोरिफेरा। चलो एक एक करके बताओ बेटा, पोरिफेरा के बाद कौन सा फाइलम आता है फटाफट, तो देखूंगा ना फाइलम याद किए हैं कि नहीं किए हैं। पोरिफेरा के बाद नेक्स्ट फाइलम क्या आता है? दिमाग खराब हो गया तेरा, ये प्रोटोजोआ कौन बोल रहा है? अभी मार पड़ेगी तुमको। सीलेंट्रेटा, ठीक है। सीलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, वेरी गुड। टीनोफोरा के बाद वेरी गुड बच्चा, प्लेटेहेल्मिन्थ्स। फिजिकल क्लासेस के लिए जब मैं आऊंगा ना, फिजिकल क्लासेस में किसी ने बच्चे ने फालतू का आंसर दिया तो बहुत मार पड़ेगी, ये याद रख लेना। प्लेटेहेल्मिन्थ्स के बाद एस्केल्मेंथ्स बेटा, ठीक है ना। एस्केल्मेंथ्स के बाद एनालीडा, वेरी गुड। एनालीडा के बाद आर्थ्रोपोडा, वेरी गुड बच्चा। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, वेरी ग्रेट। एंड मोलस्का के बाद शाबाश इकाइनो, शाबाश डर्मेटा बेटा। एंड इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा। अब ये याद रख लेना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हेमिकॉर्डेटा जो होता है ना, आपको दिख रहा है ना इसके नाम में कॉर्डेटा लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट ए कॉर्डेट बेटा। हेमिकॉर्डेटा के नाम में कॉर्डेटा है, बट ये रियलिटी में कॉर्डेट है ही नहीं। ये रियलिटी में कॉर्डेट क्यों नहीं है बेटा? बिकॉज जो पहले पहले साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने जब हेमिकॉर्डेटा को स्टडी किया और उनको दिखा बेटा कि हेमिकॉर्डेटा की बॉडी में नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। समझ लेना इस बात को। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक हेमिकॉर्डेटा बना देता हूँ, तो मान लीजिए हेमिकॉर्डेटा का एम्ब्रियो है, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग वाले साइंटिस्ट थे जब उन्होंने हेमिकॉर्डेटा को स्टडी किया, उनको दिखा बेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेटा एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर होता है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लाइक नोटोकॉर्ड बट नॉट नोटोकॉर्ड बेटा। उनको दिखा कि नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर है, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं है। तो फिर जब इसको फर्दर स्टडी किया गया, हमें पता चला बेटा कि जिस चीज को हम अभी तक नोटोकॉर्ड समझ रहे थे वो रियलिटी में नोटोकॉर्ड नहीं है बेटा। वो रियलिटी में अलग एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर को हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। अब नोटोकॉर्ड एंड स्टोमोकॉर्ड में डिफरेंस किस चीज का है? अभी मैंने आपको बताया बेटा नोटोकॉर्ड किससे बनता है, फटाफट बताइए नोटोकॉर्ड किससे बनता है? शाबाश। नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन किस जर्म लेयर से होता है? मीजोडर्म से, वेरी गुड बेटा। लेकिन जब हमने स्टोमोकॉर्ड को स्टडी किया, हमें पता चला बेटा स्टोमोकॉर्ड इज अ एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर बेटा। इट इज अ एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर, मतलब
आपने देखा है ना आजकल टिकटॉक पे या फेसबुक पे बेटा बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो शाहरुख खान जैसे दिखते हैं, जो सलमान खान जैसे दिखते हैं, वो बात भी वैसे करते हैं, बट रियलिटी में वो है क्या? वो नहीं है बेटा। शाहरुख खान एक ही है, सलमान खान एक ही है, बट दिखने में वो उनके जैसे लग रहे हैं। तो कभी कभी लोग उनको कंफ्यूज भी करते हैं, उनके सामने लोग जमा होने लगते हैं, उनको लगता है शायद रियलिटी में ये वही हीरो है। तो वही धोखा हमारे साथ इधर हो गया। जो स्टार्टिंग वाले बेटा साइंटिस्ट थे, जो एनिमल्स को स्टडी कर रहे थे, उन्होंने जब बेटा पहली बार हेमिकॉर्डेटा को डिस्कवर किया ना, तो उन्होंने हेमिकॉर्डेटा को डिस्कवर करने के बाद उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये वाला स्ट्रक्चर देखा, और उनको लगा कि दैट दिस स्ट्रक्चर इज अ नोटोकॉर्ड बेटा। और इसलिए हेमिकॉर्डेटा को कहाँ पे रखा जाता था स्टार्टिंग में? कॉर्डेटा के अंदर रखा जाता था। अगर आपको आपके पास बेटा 2010 से पहले पहले की किताब है, तो वहां पे आप देखोगे हेमिकॉर्डेटा इज प्लेस्ड अंडर कॉर्डेट्स। बट जब 2010 के बाद बेटा फर्दर स्टडी किया गया, पता चला दैट दिस इज नॉट अ नोटोकॉर्ड, इट इज एक्चुअली स्टोमोकॉर्ड बेटा, जो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर है। इसलिए हमने इसको कॉर्डेट से हटा के फिर कहाँ पे डाल दिया बेटा? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर डाल दिया। बट नाम अभी भी वैसा ही है, मतलब नाम हम चेंज नहीं कर पाए, बट हम इसका ग्रुप क्या कर पाए बेटा? हम इसका ग्रुप शिफ्ट कर पाए, हमने इसका ग्रुप चेंज कर दिया। तो इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है ना? तो ये तो नॉन कॉर्डेट्स हो गए। अब कॉर्डेट्स में क्या क्या आता है? तो कॉर्डेट्स का मैंने उस दिन आपको क्लासिफिकेशन नहीं बताया था, बट आज बता देता हूँ, आज याद रख लेना। तो पहले कॉर्डेट्स क्या है ये क्लियर होना चाहिए। तो कॉर्डेट्स बेटा ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में बॉडी के अंदर बेटा किसका फॉर्मेशन होता है? नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना? और कॉर्डेट्स जो होते हैं बेटा, अगर हम इनको फर्दर मतलब बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सके या बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहे, तो हमें पता चलता है कि कॉर्डेट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है ना? एक को हम बोलते हैं यूरो कॉर्डेटा, दूसरे को हम बोलते हैं स्फेलो कॉर्डेटा, स्फेलो कॉर्डेटा, एंड तीसरे को हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बहुत आगे तक आपको काम आएगा, ठीक है? तो मतलब इन केस ऑफ ओवरऑल एनिमल किंगडम, हमारे पास एनिमल दो मेजर ग्रुप्स के हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स बेटा। तो नॉन कॉर्डेट्स फ्रॉम पोरिफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, एंड कॉर्डेट्स फ्रॉम यूरोकॉर्डेटा टू वर्टेब्रेटा। तो ये पहले आप इतना वाला एग्जांपल याद रखेंगे। तो इतना वाला आई थिंक सभी को क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? मैं वापस आ रहा हूँ चैट बॉक्स पे, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें बच्चा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो हो ही गया। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं अगेन। ग्रेट, वेरी गुड बच्चा। चले एक बार मेरे को बताइए, ये क्लियर हो गया ना अभी? कॉर्डेट कौन सा है, नॉन कॉर्डेट कौन सा है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ग्रेट बच्चा। फतेह खानम, मेरे को नाम क्लियर नहीं समझ आ रहा, एक बार बता बेटा कहाँ पे कंफ्यूजन है? नो सर। चले कंफ्यूजन कहाँ पे, फटाफट बताओ कंफ्यूजन कहाँ पे है? माइक ऑन करके बताओ बेटा, टाइप करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी प्लीज, कंफ्यूजन कहाँ पे है? मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, ठीक है? जिनको कंफ्यूजन है एक बार फिर से बता रहा हूँ। हमारे पास टोटल एनिमल किंगडम में बेटा हमने देखा हमारे पास अलग अलग फाइलाज है, पॉरिफेरा से लेकर कॉर्डेट्स तक, ठीक है ना? अब ये हमने फाइलम्स जो है बेटा, मतलब ऑल दीज फाइलम्स, इनको हमने दो मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं है। जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है बेटा, ऑल दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स। और जिनके पास नोटोकॉर्ड है, ऑल दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स बेटा। अब इसमें क्या समझना हफीजुर रहमान, इसमें क्या समझने वाली बात है बेटा? कॉर्डेट वो एनिमल होता है जिसकी बॉडी में एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। अब वो एडल्ट लाइफ में रहेगा कि नहीं रहेगा वो हम आगे देखेंगे, बट उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमेशा आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे एनिमल को हम कॉर्डेट का नाम देते हैं बेटा। तो कॉर्डेट वो हुआ जिसके पास नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, और नॉन कॉर्डेट वो हुआ जिसके पास एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड नहीं होता है। तो नॉन कॉर्डेट मींस नो नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट मींस हैविंग नोटोकॉर्ड बेटा, इन शॉर्ट। तो ये हो गए कॉर्डेट्स। अब नॉन कॉर्डेट्स में कौन आएंगे, उसका एग्जाम्पल है बेटा पॉरिफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक। पॉरिफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑल दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स। क्यों नॉन कॉर्डेट्स है वो? बिकॉज उनके पास नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होता है।
तो कॉर्डेट्स में फिर कौन आएंगे? कॉर्डेट्स 3 प्रकार के होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। मतलब यूरोकॉर्डेटा भी कॉर्डेट है, क्यों? बिकॉज उसकी बॉडी में नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन एम्ब्रियो में होगा। यूरोकॉर्डेट के बाद सेफेलोकॉर्डेट भी कॉर्डेट है, क्यों? बिकॉज उसकी बॉडी में भी एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। और वर्टिब्रेट्स भी कॉर्डेट्स ही है बेटा, क्यों? बिकॉज उसकी बॉडी में भी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ बेटा क्या होगा? नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यही तो है बेटा, और क्या है? अभी तो क्लियर हो गया, हफीजुर रहमान अभी क्लियर हो गया, एंड दिया सीपीएसपी अभी क्लियर हो गया बेटा, एंड फातेह खानम नाउ दिस इज क्लियर, ग्रेट। स्टोमोकॉर्ड में बता, देखो नोटोकॉर्ड एंड स्टोमोकॉर्ड दिखने में एक जैसे स्ट्रक्चर्स है। जैसा आपको नोटोकॉर्ड रॉड लाइक मिलता है, वैसे स्टोमोकॉर्ड भी रॉड लाइक है। जैसे नोटोकॉर्ड डोर्सल साइड में पाया जाता है, वैसे ही स्टोमोकॉर्ड भी डोर्सल साइड में पाया जाता है। जैसे नोटोकॉर्ड बेटा मसल्स को अटैचमेंट में मदद करता है, वैसे ही स्टोमोकॉर्ड भी मसल्स में अटैचमेंट में मदद करता है। बट नोटोकॉर्ड फिर भी स्टोमोकॉर्ड नहीं है, या स्टोमोकॉर्ड फिर भी नोटोकॉर्ड नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बस एक ही चीज है बेटा, कि अगर मैं नोटोकॉर्ड की बात करता हूं ना, तो नोटोकॉर्ड बेटा मीजोडर्म से बनी हुई चीज है। तो अगर मीजोडर्म से बनी हुई चीज है, रॉड लाइक है, डोर्सल साइड में है, एम्ब्रियो में बन रही है, तो ऐसी मीजोडर्मल चीज को मैं नोटोकॉर्ड का नाम देता हूं। लेकिन अगर यही चीज बेटा एक्टोडर्म से बनी है, डोर्सल साइड में पाई जाती है, मसल्स को अटैच करने में मदद करती है, रॉड लाइक है बेटा, बट एक्टोडर्म से बनी हुई है, ऐसी चीज को हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं बेटा। तो मतलब स्टोमोकॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड में डिफरेंस किस चीज का है? फॉर्मेशन का डिफरेंस है। एक मेसोडर्म से बनता है एंड दूसरा एक्टोडर्म से बनता है बेटा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंगल डिफरेंस बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंगल डिफरेंस, हमने इसको बेटा हटा के किस में डाल दिया? नॉन कॉर्डेट में डाल दिया, और कुछ नहीं। नाउ आई होप बेटा दिस इज क्लियर। अभी हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। तो ये तो सारे फाइलम्स हो गए यहाँ पे, है ना। अब इधर इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा दिमाग खोल के सुन लेना इसे, बिकॉज बाद में ये समझ नहीं आएगा। अब मैंने आपको बोला बेटा कि आउट ऑफ ऑल दीज एनिमल फाइलास, ठीक है ना, मेरे को जल्दी जल्दी फटाफट बताइए किस किस फाइला के अंदर नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। आउट ऑफ ऑल दीज फाइलास बेटा किस किस फाइला के अंदर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ बेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा? तो आई थिंक अगर आपको समझ आ गया है तो आपका आंसर स्ट्रेटली होगा बेटा, सर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है यूरोकॉर्डेटा में, स्टेफिलोकॉर्डेटा में एंड वर्टिब्रेटा में, ठीक है ना। ये आप होप आपका आंसर यही होगा, बिकॉज इन तीनों के पास ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आपको याद हो, जब भी मैं नोटोकॉर्ड का डेफिनेशन बता रहा था ना, या कॉर्डेट का डेफिनेशन बता रहा था, मैंने कंटिन्यूअसली वर्ड यूज किया ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। अब मैं ये बार बार यूज क्यों कर रहा था? इसलिए यूज कर रहा था बिकॉज कुछ एनिमल्स के अंदर बेटा, ठीक है ना, नोटोकॉर्ड जो होगा वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी रहेगा और एडल्ट, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, ऐसे देख लीजिए ऐसे बेटा, मान लीजिए एनिमल एक्स है, एक्स है इस एनिमल का नाम, ठीक है, ये इसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ है, ठीक है ना, और ये इसकी एडल्ट लाइफ है बेटा। अडल्ट लाइफ है मतलब अब ये इसकी ये इसका बर्थ हुआ है, इसका जन्म हुआ है, ये बड़ा हो गया, तो इसकी अडल्ट लाइफ है। तो अगर एक्स लाइन में, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, अगर एक्स एनिमल में नोटोकॉर्ड जो है बेटा वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी मिलेगा, तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, एंड नोटोकॉर्ड बेटा आगे जाके, ध्यान से सुन लेना, जैसे ये एनिमल बड़ा होगा, के पास नोटोकॉर्ड पहले था, ठीक है ना, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, अब ये एनिमल बड़ा हो गया बेटा, और बड़ा होने के बाद क्या हुआ कि इस एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड अडल्ट लाइफ में भी पाया जाता है। सुन लेना ध्यान से, नोटोकॉर्ड इन अडल्ट लाइफ ऑल्सो, अडल्ट लाइफ ऑल्सो बेटा। तो मतलब बचपन में भी नोटोकॉर्ड था एंड अडल्ट लाइफ में भी नोटोकॉर्ड था, ठीक है ना। ये हो गया हमारा वन ग्रुप ऑफ एनिमल। दूसरा ग्रुप ऑफ एनिमल वाई है बेटा, इस एनिमल का नाम वाई है, ध्यान से देख लीजिए, इस एनिमल का नाम वाई है बेटा। अब वाई में कुछ अलग से हुआ, वाई में क्या हुआ कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड जो था वो प्रेजेंट था, ध्यान से देख लीजिए, एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। बट जब ये वाई वाला एनिमल अडल्ट बन गया बेटा, ये बड़ा हो गया,
इसने क्या किया बेटा, इसने इस नोटोकॉर्ड को कन्वर्ट कर दिया इनटू ए बोन लाइक स्ट्रक्चर। इसने नोटोकॉर्ड को हटा दिया और नोटोकॉर्ड को हटा के बेटा क्या लाया, एक बोन लाइक स्ट्रक्चर लाया, जिस बोन लाइक स्ट्रक्चर को हम वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं, जिसे हम वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं बेटा, मतलब रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। अगेन बता रहा हूं मैं, हमारे पास दो प्रकार के कॉर्डेट्स है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं इधर से, तो हमारे पास दो प्रकार के कॉर्डेट्स है बेटा। एक ऐसा कॉर्डेट कि जिसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी नोटोकॉर्ड है एंड अडल्ट लाइफ में भी नोटोकॉर्ड है, ठीक है ना। नोटोकॉर्ड कार्टिलेज के समान स्ट्रक्चर होता है, मतलब सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर बेटा इसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी था और इसकी अडल्ट लाइफ में भी बढ़ते समय तक यही स्ट्रक्चर पाया जाता था। तो ये एक तरीके का कॉर्डेट हो गया जिसको मैंने एक्स नाम दे दिया। दूसरे तरीके का कॉर्डेट हमारे पास है बेटा कि जिसकी बॉडी में एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो नोटोकॉर्ड रहेगा, लेकिन जैसे ही एनिमल अडल्ट बन जाएगा, जैसे ही बेटा मॉडिफाई होगा, तो ये नोटोकॉर्ड को हटाएगा अपनी बॉडी से और नोटोकॉर्ड को हटा के बेटा क्या लाएगा, एक बोन लाइक स्ट्रक्चर लाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। सो दैट मीन्स बेटा कि एक कॉर्डेट, सुन लेना ध्यान से, दैट मीन्स बेटा एक कॉर्डेट अपनी बॉडी के अंदर अडल्ट लाइफ में नोटोकॉर्ड रखता है कि वर्टेब्रल कॉलम रखता है, ठीक है ना। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहता है कि नोटोकॉर्ड को रिप्लेस किया जाता है वर्टेब्रल कॉलम से। ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर बेसिस बेटा हम कॉर्डेट्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं हटा देता हूं इसको। तो ऑन दिस वेरी बेसिस बेटा हम एनिमल्स को, नॉट कॉर्डेट्स, हम एनिमल्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स को मैं नाम दे दूंगा वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। कुछ एनिमल्स को मैं बोलूंगा बेटा वर्टिब्रेट्स, कुछ एनिमल्स को मैं बोलूंगा वर्टिब्रेट्स और कुछ एनिमल्स को मैं बोलूंगा इनवर्टिब्रेट्स। सुन लेना ध्यान से, कुछ को मैं बोलूंगा वर्टिब्रेट एंड कुछ को मैं बोलूंगा इनवर्टिब्रेट। चले, अब मेरे को पहले एक चीज बताइए बेटा, मैं अगेन चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ, अगर आप माइक पे आंसर कर सकते हैं वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। मेरे को फटाफट बताइए बेटा, अगर किसी एनिमल के पास नोटोकॉर्ड नहीं है, ध्यान से सुन लेना, अगर किसी एनिमल के पास नोटोकॉर्ड नहीं है, तो बताओ बेटा वो एनिमल वर्टेब्रल कॉलम बना सकता है कि नहीं बना सकता है? फटाफट आंसर करो। नो। जल्दी जल्दी। अगर किसी एनिमल के पास नोटोकॉर्ड नहीं है, तो बताओ बेटा वो एनिमल वर्टेब्रल कॉलम बना सकता है कि नहीं बना सकता है? वेरी गुड बच्चा, ग्रेट। ये जो ऊपर के क्वेश्चन पूछते हैं यूकोडेटा यूरोकोडेटा बेटा, अभी हमें पढ़ना है, ये बस अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा है। अभी हमको फाइलम्स अलग अलग से पढ़ने हैं, तो ये चीजें वहां पे हो जाएंगी, यहाँ पे इनको करने की जरूरत नहीं है। हैव सम पेशेंस बेटा, सब्र रखो, मैं कोई चीज छोड़ने वाला नहीं, ठीक है ना। टेंशन मत लो आप। चलिए, आपका एकदम करेक्ट आंसर था कि जिसके, बिकॉज मैंने अभी आपको बोला ना, नोटोकॉर्ड से ही वर्टेब्रल कॉलम बनता है। जिसके पास नोटोकॉर्ड होगा ना, वही नोटोकॉर्ड को हटा के बेटा क्या लाएगा, वर्टेब्रल कॉलम लाएगा। नोटोकॉर्ड एंड वर्टेब्रल कॉलम में डिफरेंस क्या है? नोटोकॉर्ड बनता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, वर्टेब्रल कॉलम बनता है अडल्ट लाइफ में। नोटोकॉर्ड कार्टिलेज का होता है एंड वर्टेब्रल कॉलम बून का होता है। नोटोकॉर्ड सॉफ्ट होता है एंड वर्टेब्रल कॉलम बेटा वेरी हार्ड होता है। नोटोकॉर्ड में कोई सेगमेंट नहीं होता, वर्टेब्रल कॉलम में बेटा आपको सेगमेंट्स मिलते हैं जिनको हम वर्टेब्रेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट में याद रख लीजिए, अगर किसी एनिमल के पास नोटोकॉर्ड है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली बेटा वो वर्टेब्रल कॉलम भी नहीं बना पाएगा। सो दैट मीन्स पोरिफेरा किस में आएगा? इनवर्टेब्रेट में। सीलेंट्रेटा भी इनवर्टेब्रेट में, मतलब ये सब किस में आएंगे? ये सब इनवर्टेब्रेट में आएंगे, बिकॉज इन सब में किसी के पास नोटोकॉर्ड नहीं था। बिकॉज इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं था, तो ऑटोमेटिकली बेटा ये वर्टेब्रल कॉलम नहीं बना पाएंगे। वर्टेब्रल कॉलम नहीं बना पाएंगे, दीज ऑल विल बी इंक्लूडेड इन इनवर्टेब्रेट्स, ठीक है ना बच्चा। अब इनके अलावा, मतलब ऑल दीज के अलावा बेटा और दो भी इनवर्टेब्रेट में ऐड हो जाएंगे, और वो और दो कौन से होंगे बेटा? वो यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा होंगे। अब क्यों? मैंने आपको अभी बोला बेटा कि वर्टेब्रेट एंड इनवर्टेब्रेट को हम क्लासिफाई किसके बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। जिसके पास वर्टेब्रल कॉलम होगा वो वर्टेब्रेट कहलाएगा, जिसके पास वर्टेब्रल कॉलम नहीं होगा वो इनवर्टेब्रेट कहलाएगा। अब यूरोकॉर्डेटा के पास वर्टेब्रल कॉलम होता है? नहीं होता है बेटा, बिकॉज इसके पास अडल्ट लाइफ में भी नोटोकॉर्ड ही रहता है, तो ये इनवर्टेब्रेट में आ जाएगा। सेफेलोकॉर्डेट के पास भी वर्टेब्रल कॉलम नहीं बनता है, बिकॉज अडल्ट लाइफ में भी नोटोकॉर्ड ही होता है, तो ये भी इनवर्टेब्रेट में ही आएगा।
तो फिर बचा क्या, फिर बचा वर्टिब्रेटा बेटा। और वर्टिब्रेटा में क्या क्या आएंगे, फिश आएगा, एम्फीबिया आएगा, बर्ड आएगा, रेप्टाइल आएगा एंड मैमल आएगा। और हम सब जो है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बचपन में एम्ब्रियो लाइफ में नोटोकॉर्ड होता है, बट जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है नोटोकॉर्ड के बदले बाद में हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसको हम वर्टेबल कॉलम बोलते हैं। और इसलिए हम सब किस में आते हैं, हम वर्टिब्रेटा में आते हैं। सो दैट मीन्स अगर मैं ओवरऑल एनिमल क्लासिफिकेशन देखूं, मैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेबल कॉलम भी एनिमल्स को डिवाइड कर सकता हूँ। और ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेबल कॉलम बेटा, एनिमल्स दो प्रकार के होंगे, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में सारे नॉन कॉर्डेट्स आए प्लस यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आएगा। और वर्टिब्रेट्स में बेटा फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल आएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बता बेटा, ये समझ आया कि नहीं? बिकॉज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में एंड कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में, और उनको एग्जांपल पता ही नहीं होता एग्जांपल किसका क्या है। दिस इज क्लियर नाउ? शाबाश, दिस इज क्लियर नाउ? जल्दी जल्दी प्लीज, दिस इज क्लियर बच्चा? CPS पतरकंडी एंड CPS बदरपुर, दिस इज क्लियर नाउ और नॉट? यस सर। चलिए ग्रेट। एंड बिसाइड CPS बेटा जो बाकी बच्चे हैं, और जो बच्चे CPS पतरकंडी में बैठे हैं ना, तो प्लीज थोड़ा नजदीक नजदीक बैठ जाओ, ठीक है ना? कोई कोने में बैठा है, कोई आगे बैठा है, तो सब लोग आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ, ठीक है ना? क्लास लगनी भी चाहिए ना, क्लास चल रही है, सब लोग आगे आ जाओ बेटा। चलिए ग्रेट। नोटोकॉर्ड अगेन सर, अच्छा नोटोकॉर्ड तो पुराना ये है। नोटोकॉर्ड क्लियर क्लियर फुली क्लियर, ग्रेट। तो अभी आप याद रखेंगे एग्जाम में बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्टिब्रेट, ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल, तो क्लियरली दिमाग में याद रखना है, जितने भी नोटोकॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वो सब के सब तो इनवर्टिब्रेट है ही। ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स बेटा। और इनके अलावा दो एग्जांपल याद रखनी है, जिसमें यूरोकॉर्डेटा आएगा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट्स में आपको ऑलरेडी पता है बेटा, फिश है, एम्फीबिया है, बर्ड है, रेप्टाइल है एंड मैमल्स है बेटा, ठीक है ना बच्चा? सो दिस इज इट रिगार्डिंग द डिफरेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स बेटा। तो चलिए हम देख लेते हैं एनसीईआरटी कैसे लिख रहा है इस सबको। तो ये एनसीईआरटी है बेटा, तो देख ले क्या लिख रहा है। नॉन कॉर्ड बेटा, नोटोकॉर्डियली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड क्या होता है, मेसोडर्म से बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फॉर्मड ऑन द डोर्सल साइड, जो डोर्सल साइड में बनता है। डोर्सल साइड मतलब अगर आप खड़े हैं अपराइट है तो पीछे वाला साइड, अगर आप लेटे हुए बेटा तो ऊपर वाला साइड। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, animals with notochord are called as chordates and those animals which do not form this structure beta are called as non-chordates। तो non-chordates में porifera, echinodermata और यहाँ पे hemichordata भी बाद में ऐड कर सकते हैं। तो ये डायग्राम मैं ऑलरेडी आपको दिखाई चुका हूँ। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो हो गया बेटा, ये नरूकॉर्ड हो गया। अब नरूकॉर्ड क्या होता है बेटा, नरूकॉर्ड वो स्ट्रक्चर होता है जिससे आगे जाने वाले समय में क्या बनेगा, पूरा नर्वस सिस्टम बनेगा, ठीक है ना? और नोटोकॉर्ड क्या होता है बेटा, वो स्ट्रक्चर जिससे आने वाले समय में क्या बनेगा, वर्टिबल कॉलम बनेगा। कुछ में बनेगा कुछ में नहीं बनेगा, जिनमें बनेगा तो वो वर्टिब्रेट हो गया, जिनमें नहीं बनेगा वो इनवर्टिब्रेट हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए और एक डायग्राम, देखो फ्यूटस 4 वीक्स का है बेटा। तो इस 4 वीक वाले फ्यूटस में मतलब एम्ब्रियो में आप देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड नोटोकॉर्ड बेटा। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है ना? और यही वो स्ट्रक्चर है जो मसल्स की अटैचमेंट में मदद करता है। तो आप कोई कुछ बता रहा था बच्चा, समवन इज सेइंग समथिंग, क्या बता रहे हो? कुछ बता रहे हो बेटा क्या? सर हमें लिखना है। अच्छा लिखना है, ओके ओके। अच्छा मेरे को बताओ, पतरकंडी जो मतलब ये है ब्रांच है, वहां पे आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं है क्या? शाबाश, अनम्यूट करके। आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं है, आपकी क्लास में कोऑर्डिनेटर नहीं बैठा है? यस सर नो? कहाँ है, कहाँ है, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा।
यस, आपकी क्लास में कोई कोऑर्डिनेटर है बेटा? CPSP जो है, आपकी क्लास में कोई कोऑर्डिनेटर है? नहीं सर। एक मिनट, मेरे को एक मिनट दे दीजिए प्लीज। जस्ट 1 मिनट। आप सारे बच्चे मेडिकल के बैठे हैं ना अभी क्लास में, कि कोई मैथमेटिक्स का भी है? सर मेडिकल का सब। ठीक है, बस एक अस्सलाम वालेकुम अजमल सर जी, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सर। अभी अभी मेरे को जो बात बोलनी है वो ये है कि जो CPSP है ना, मतलब पत्थरकंडी वाला ब्रांच है, तो हमने तो बोला था कि क्लास में, एवरी क्लास में एक मतलब कोऑर्डिनेटर रहना चाहिए, टीचर रहना चाहिए। तो अगर आप अभी स्क्रीन ऑन करेंगे, कोई बच्चा कोने में बैठा है, कोई लैपटॉप के सामने बैठा है, कोई पीछे से आपस में बातें कर रहे हैं, तो कोई कोऑर्डिनेटर है ही नहीं क्लास में, तो फिर ऐसे कैसे क्लास चलेगा अच्छे से? नहीं, पत्थरकंडी ये तो आप तो बदरपुर में है ना, आप बदरपुर में है। हाँ, वो तो आप इधर तो सर भी है, वो तो मेरे को सर भी पीछे दिखाई दे रहे हैं, बट मैं पत्थरकंडी का बात कर रहा हूँ। इधर तो क्लियर है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरा जो स्क्रीन है ना हमारा पत्थरकंडी वाला, एक बार आप पत्थरकंडी वाले हाई कर दो प्लीज। पत्थरकंडी वाले हाई कर दो सर को। जी पतंगंदी वाला तो मैं देख रहा हूँ है ना, पतंगंदी वाला। आप देख लीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूशन क्लास का देख लीजिए, और क्लास में कोई है नहीं तो फिर ऐसे कैसे होगा मजा? ठीक है सर, मैं अभी बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए बच्चा, तो हम आप शुरू करते हैं। तो हमारा हो गया कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो एक बार अगर आप लिखना चाहते हो ना, इसे एक बार फटाफट लिख दो। वैसे मैं आपको बेटा हैंड रिटन नोट्स भी देने वाला हूँ विद इन 1 और 2 डेज, बट फिर भी आप लिखना चाहते हो इसे तो फटाफट नोट डाउन कर दो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दीजिए। या एक काम करो बच्चा, नोट डाउन में ना टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। मैं आज ही आफ्टर द क्लास आपको इस वाले पोर्शन के नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है ना? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के हैंड रिटन नोट्स आपको आज मिल जाएंगे, ठीक है? तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मेरा क्लास खत्म होगा, विद इन 1 और 2 मिनट्स आपके पास ग्रुप में नोट्स पहुंच जाएंगे, ठीक है ना बच्चा? चलिए ग्रेट। चल, तो अभी आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपकी एनसीईआरटी में ये वाला टेबल दिया हुआ है, ठीक है ना? एंड ये टेबल जिस बच्चे को याद हो गया, तो मान लो आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से नीट के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस टेबल को आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा इस टेबल के बारे में। वैसे हमने ये पूरा टेबल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, बट फिर भी आप क्या करेंगे, आज घर पे जाके आप या तो इस टेबल को खुद ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे आप पढ़ते हैं ना, जहाँ पे आपका स्टडी एरिया होगा घर में, तो वहां पे आप ये आगे चिपका लेंगे और ये कर लेना। और मेरे को ग्रुप में इसके फोटो चाहिए कि किस किस ने ये किया है। तो चीटिंग कोई नहीं करेगा, ऑनेस्टली सब करेंगे। तो ये टेबल पहले बना लेना, या अगर आप बुक को ही काट सकते हो बेटा, तो बुक में ये काट के अपनी जहाँ पे जगह पढ़ने की वहां पे लगा देना। और एवरी डे आपको इस टेबल को देखना है। और देखना कैसे, वो मैं समझा देता हूँ। देखना ऐसे है कि नजर आपकी पड़नी चाहिए सबसे पहले पोरिफेरा पे। ये होगा फाइलम पोरिफेरा बेटा। तो फिर जैसे आपने फाइलम पोरिफेरा को देखा ना, फिर आपको देखना है कि फाइलम पोरिफेरा में सीलोम कौन सा है बेटा, या सीलोम है भी कि नहीं है। तो नीचे देखो क्या लिखा है, ए सीलोमेट बेटा। तो मतलब पोरिफेरा के पास सीलोम नहीं होता है। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा बेटा, पोरिफेरा में जैसे आपने सीलोम देखा, दूसरी नजर पड़नी चाहिए सिमेट्री पे। पोरिफेरा में सिमेट्री कैसी है? तो नीचे लिखा है मोस्टली एसिमेट्रिकल। अब यहाँ पे मोस्टली एसिमेट्रिकल क्यों लिखा है? बिकॉज जब मैं आपको अभी पोरिफेरा इसके बाद पढ़ाऊंगा, वहां पे कुछ जगह पे हम देखेंगे बेटा पोरिफेरा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ऑल द पोरिफेरा में सिमेट्री नहीं होती है, दे आर एसिमेट्रिकल, बट कुछ एक्सेप्शंस है। तो इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे हिंट आपको दिया। एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा कि एसिमेट्रिकल है, एनसीईआरटी ने लिखा मोस्टली एसिमेट्रिकल है। दैट मींस बेटा एनसीईआरटी आपसे चाहती है कि आप ये देखो कि उस मोस्टली में से एक्सेप्शन कौन सा है। और कल यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर बच्चे बोलते हैं सर एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आया था। वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं था, एनसीईआरटी ने आपको हिंट दे दिया मोस्टली एसिमेट्रिकल है। हालांकि एनसीईआरटी डायरेक्टली लिख सकता था एसिमेट्रिकल है,
बट एनसीईआरटी ने लिखा मोस्टली एसिमेट्रिकल। अब इसमें जो राज छुपा हुआ है ना, कौन कौन सिमेट्रिकल है, वो आपको खुद देखना है। तो वो आपको टेंशन नहीं लेने, वो मैं ही आपको दिखाऊंगा, बट एग्जाम के लिए याद रखना है। तो पोरिफेरा का देखो, पोरिफेरा में आपने देखा पोरिफेरा एसिलोमेट्स होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और किस एनिमल किंगडम, किस किंगडम से बिलोंग करता है, मल्टी सेल्यूलर एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। अब आप देखो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मल्टी सेल्यूलर हैविंग सेल्यूलर गेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट। बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो नीचे दिया होगा पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेट हेलमेंट्स। तो क्या आएगा आंसर इसका, पोरिफेरा आएगा। तो पोरिफेरा में याद रख लेना, पोरिफेरा मल्टी सेल्यूलर होते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। तो जिसमें बेटा ये सब कैरेक्टर होंगे ना, वो 110% पोरिफेरा होगा। जैसे आप सीलेंट्रेटा की तरफ आएंगे, तो सीलेंट्रेटा में आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा, सीलेंट्रेटा क्या है, सिलोमेट और एसिलोमेट। फटाफट बताओ, मैं देखना चाहता हूँ आपको ये टेबल पढ़ना आएगा कि नहीं आएगा। सीलेंट्रेटा एसिलोमेट है कि सिलोमेट है, एसिलोमेट है बेटा। सिमेट्री कौन सी दिखाई दे रही है, रेडियल सिमेट्री। और ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, शाबाश। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स, ठीक है, इज हैविंग डैश कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बेटा। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर नीचे दिए होंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ रेडियल सिमेट्री एंड एसिलोमेट। बेटा तो बताओ क्या आएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री एंड एसिलोमेट। तो क्या आएगा, सीलेंट्रेटा आएगा बेटा। समझ आया बच्चा कि नहीं समझ आया, और टिनोफोरा भी इसी में आएगा। क्लियर है ना, समझ गए ना बेटा। चलो प्लेट हेलमेंथा का आप एक बार मेरे को बताओ बेटा, चलो प्लेट हेलमेंथा के कैरेक्टर पढ़ के बताओ, टेबल से पढ़ के बताओ, प्लेट हेलमेंथा में क्या है। शाबाश, सबसे पहले एसिलोमेट होता है, शाबाश, बायलैटरल सिमेट्री होती है, एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो वो एनिमल्स बेटा जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, बायलैटरल सिमेट्री रखते हैं, और एसिलोमेट होते हैं, वो क्या होता है, वो प्लेट हेलमेंथा होता है। अब प्लेट हेलमेंथा और एस्केलेमेंथा में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दो जगह पे बेटा। पहला, एस्केलेमेंथ में ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है ना, एंड दूसरा बायलैटरल सिमेट्री होती है, सॉरी दूसरा ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं बेटा। तो एस्केलेमेंथ सूडोसिलोमेट्स होते हैं विद बायलैटरल सिमेट्री एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा। अब बाकी जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं सब सिलोमेट्स है, सब में बायलैटरल सिमेट्री है, और सब में क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ये अच्छा, यहाँ पे बेटा इकाइनोडर्मेटा पे स्टार लगा हुआ है, ये स्टार क्यों लगा है यहाँ पे, जब मैं इकाइनोडर्मेटा पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम देखेंगे इकाइनोडर्म्स के अंदर, लार्वा के अंदर अलग सिमेट्री होती है एंड अडल्ट के अंदर अलग सिमेट्री होती है। देयर इज डिफरेंट सिमेट्री इन द लार्वा एंड डिफरेंट सिमेट्री इन द अडल्ट बेटा। तो वो डिफरेंस क्या है वो हम इंशाल्लाह उधर ही देखेंगे, बट ये टेबल सबको याद होना चाहिए। ग्रुप में मेरे को फोटोग्राफ मिलना चाहिए कि किस किस ने ये पढ़ाई की जगह पे लगाया है, ठीक है ना। और बाकी भगवान आपको देख रहा है बेटा, मेरे से झूठ बोलोगे तो भगवान आपको पकड़ेगा, ठीक है ना, और मेरे से सच बोलोगे तो भगवान आपसे खुश हो जाएगा, कल डॉक्टर बनोगे। तो मेरे को धोखा दोगे, भगवान आपको धोखा देगा। तो इसलिए टीचर से कभी झूठ नहीं बोलना होता है, ठीक है ना, बिकॉज टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए दिस इज क्लासिफिकेशन। अब लास्ट चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा आई थिंक, दैट इज सिफेलाइजेशन बेटा, सिफेलाइजेशन, ठीक है ना। अब सिफेलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए। अच्छा मेरे को बताइए, ए फैमिली दो है बेटा, ए है फैमिली एक एंड बी है दूसरी फैमिली बेटा। देयर इज फैमिली 1 कॉल्ड एज ए, देयर इज फैमिली 2 कॉल्ड एज बी। ए फैमिली का बेटा एक हेड है, मतलब एक पापा है फैमिली में बेटा, ठीक है ना, और इस फैमिली का कोई हेड ही नहीं है, ना पापा है ना मम्मी है। तो मेरे को बता बेटा ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेटेड फैमिली कौन सी होगी, ज्यादा कौन सी फैमिली बेटर ग्रो करेगी, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, बच्चे टाइम से बेटा उठेंगे, टाइम से खाएंगे, कौन सी फैमिली होगी, ए और बी। शाबाश, ए और बी बेटा, ऑफ कोर्स ए होगी बेटा, ठीक है ना। अब ए बेटर से काम क्यों कर रही है, बिकॉज फैमिली में बहुत सारे, सुन लो ध्यान से, बिकॉज फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और हर एक मेंबर से काम कराना बेटा, ठीक है ना, मुश्किल होता है। और ये मुश्किल काम को आसान कौन करता है, हेड करता है।
अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड नहीं होगा, कोई कंट्रोलर नहीं होगा, किसी स्कूल का कोई प्रिंसिपल नहीं होगा, ठीक है ना, किसी घर का कोई बेटा एक हेड ऑफ फैमिली नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स बेटा उस घर में, उस स्कूल में काम बेटर तरीके से, काम तो होंगे बट बेटर तरीके से नहीं होंगे, कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे काम कंप्लीट नहीं होगा। तो हेड का होना बहुत जरूरी होता है। और एनिमल्स के अंदर क्या हुआ बेटा, जब एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ, जब ऊपर वाली की लैब में, अल्लाह की लैब में बेटा एनिमल को बनाने का प्रोसेस चला, तो एनिमल की शुरुआत हुई प्रोटोजोआ से, फिर पोरिफेरा से, फिर सीलेंट्रेटा से, फिर टीनोफोरस, तो ऐसे आगे 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 बढ़ते बढ़ते एनिमल्स बनते गए। लेकिन जब हमने एनिमल्स के अंदर बेटा पहली बार नर्वस सिस्टम डाला, तो नर्वस सिस्टम हमने सबसे पहले डाला सीलेंट्रेटा में। हालांकि वो प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं था, पूरा नर्वस सिस्टम नहीं था, हमने खाली न्यूरॉन्स डाल दिए, और न्यूरॉन्स दूर दूर थे एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेटेड वे में वो ज्यादा बेटर तरीके से नहीं थे बेटा। तो हमने देखा कि ऑफ कोर्स न्यूरॉन्स तो काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन का, बट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, पूरा कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है बेटा। तो फिर ऊपर वाले के दिमाग में, अल्लाह के दिमाग में एक ख्याल आया, भगवान के दिमाग में एक ख्याल आया, ब्रह्मदेव के दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर मैं इंसान को बना रहा हूं या एक एनिमल को बना रहा हूं, क्यों ना मैं बेटा एक एनिमल की बॉडी में ऐसी जगह फिक्स कर दूं, ऐसी जगह को बेटा मैं फिक्स कर दूं जिस जगह में मैं इस एनिमल का मैक्सिमम नर्वस सिस्टम डालूंगा और प्लस सारे सेंस ऑर्गन्स डाल दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मतलब पहले सेंस ऑर्गन्स फैले हुए थे बॉडी में, कोई सेंस ऑर्गन टेल में था, कोई पेट में था, कोई हेड में था, मतलब अलग अलग जगह पे सेंस ऑर्गन्स थे। और उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, कोऑर्डिनेशन बेटर तरीके से नहीं हो रहा था, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। तो आने वाले समय में बेटा क्या किया ऊपर वाले ने, सारे सेंस ऑर्गन्स को एंड मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम का, उसको एक जगह पे फिक्स कर दिया। और वो जगह जिसके पास बेटा ऊपर मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स डाले और मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम फिक्स कर दिया, उस जगह को हम आजकल क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम हेड बोलते हैं, ठीक है ना, हेड बोलते हैं। और जिन एनिमल्स के पास हेड पाया जाता है, हेड का मतलब क्या हुआ, हेड का मतलब अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट है ना, तो आज के बाद बेटा जब भी हेड सुनोगे ना आप, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए ये ख्याल, ये आइडिया आना चाहिए कि हेड वो जगह होती है जहां पे एक एनिमल के मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जहां पे एक एनिमल का मैक्सिमम मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम पाया जाता है, उसी एरिया को हम हेड बोलते हैं। और जिन एनिमल्स के पास हेड पाया जाता है उनको हम सिफेलाइज्ड बोलते हैं बेटा, सिफेलाइज्ड बोलते हैं, मतलब इनमें सिफेलाइजेशन है। सिफेलाइजेशन का मतलब हुआ इनके पास हेड है बेटा। और जिनमें हेड नहीं होता है उनको हम अनसिफेलाइज्ड बोलते हैं बेटा, मतलब इनमें सिफेलाइजेशन नहीं है। तो सिफेलाइजेशन क्या होता है शॉर्ट में, सिफेलाइजेशन बेटा एक एवोल्यूशनरी फीचर है, एक एडवांस्ड फ्यूचर है बेटा एक एनिमल के अंदर जहां पे एक एनिमल में इस जगह पे, जिसको हम हेड का नाम देते हैं, माउथ मिलेगा, सेंस ऑर्गन्स मिलेंगे, मैक्सिमम नर्वस सिस्टम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा बेटा। और ऐसी पर्टिकुलर जगह को हम सिफेलाइज्ड एरिया बोलते हैं, और जिस पे सिफेलाइज्ड एरिया होता है उसे हम हेड बोलते हैं, और जिसमें हेड होगा उसको हम सिफेलाइज्ड बोलते हैं बेटा। तो ये देख लीजिए इधर, ये मैं समझा रहा था, तो इधर देख लीजिए, तो ये दो इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये है ए और ये है बी, है ना। तो ए के पास हेड नहीं है तो मतलब ऊपर लिखा है अनसिफेलाइज्ड, और बी के पास हेड है मतलब ये है सिफेलाइज्ड बेटा। तो देख लीजिए क्या लिखा है, सिफेलाइजेशन इज एन एवोल्यूशनरी ट्रेंड इन विच ओवर मेनी जनरेशंस द माउथ, मेनी जनरेशंस का मतलब हुआ पोरिफेरा से शुरू हुआ, सीलेंट्रेटा में चला, टीनोफोरा में चला, आने वाले समय में आहिस्ता 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 बेटा जैसे हम आगे पहुंचे तो प्लेट हेलमेंट्स के अंदर किसकी शुरुआत होगी बेटा, हेड के आने की शुरुआत हो गई। तो सबसे पहली बार हेड किस में आया बेटा, प्लेट हेलमेंट्स में आया, ये याद रखना। सेंस ऑर्गन्स, नर्व गैंग्लिया, नर्व गैंग्लिया मतलब नर्वस सिस्टम बेटा बिकम कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब यहाँ पे नर्वस सिस्टम जमा होने लगा, यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स जमा होने लगेंगे बेटा एट द फ्रंट एंड ऑफ एन एनिमल। तो कहाँ पे पाया जाता है, एनिमल के फ्रंट पे पाया जाता है। हम अगर है हम बोलेंगे ऊपर साइड में पाया जाता है, अगर कोई एनिमल बेटा ऐसे लेटा हुआ है हम बोलेंगे उसकी बॉडी में फ्रंट पे पाया जाता है। दिस इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट एंड बायलैटरल सिमेट्री such that the animal has definite head end। तो जिस एनिमल के पास सिविलाइजेशन होता है वो एनिमल बेटा बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, उनमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। और ये मदद किसमें करता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन या प्रॉपर मूवमेंट में मदद करता है। एनिमल्स विद बायलैटरल सिमेट्री हैव डेफिनेट हेड। Cephalization is concentration of sense organs and nerve cells in the anterior end। Anterior मतलब होता है फ्रंट वाला एंड बेटा,
एनिमल्स विद दिस ट्रेट टेंड टू रेस्पॉन्ड इन मोर कॉम्प्लेक्स वेज टू देयर, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, मतलब जिन एनिमल्स के पास हेड होता है, जिन एनिमल्स के पास बड़े हेड में सेंस ऑर्गन्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वो एनवायरनमेंट पे बेटा ज्यादा जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दोज एनिमल्स जिनमें सिविलाइजेशन या हेड नहीं पाया जाता है बेटा। सो दिस इज लास्ट फीचर जो हमने आज पढ़ा, इसके साथ हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी है जो टर्म्स आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज एनिमल किंगडम में बहुत जगह पे, एनिमल फिजियोलॉजी में, एनिमल किंगडम में, टिश्यूज में ये टर्म्स बहुत बार यूज होंगी, तो इसलिए इन टर्म्स को आज ही बेटा, और जब आप इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे तो मेडिकल साइंस में भी बेटा ये टर्म्स बहुत जगह पे यूज की जाती है, तो इसलिए इनको आज से याद कर लो बेटा। ओरल एंड, जहां पे मैं बोलूंगा ना ओरल एंड, ओरल का मतलब होता है वो एंड जिस साइड में माउथ होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप एक एनिमल को देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना, तो ये इसका बॉडी है बेटा, ये इसकी बॉडी का एक हिस्सा है, ये इसकी बॉडी का दूसरा हिस्सा है। तो अगर मैं इसको ए एंड बी नाम दे दूं, मान लिया ये बॉडी का ए एंड है, ये बॉडी का बी एंड है, ये बी एंड है, तो बताओ जल्दी जल्दी माउथ किस एंड में पाया जा रहा है, ए में कि बी में बेटा? माउथ इज प्रेजेंट ऑन ए साइड और बी साइड। तो इस ए वाले एंड को हम बोलेंगे ओरल एंड बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ओरल एंड, मतलब वो एंड जिस साइड में क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। अब इसका अपोजिट वाला एंड कौन सा है? शाबाश, ओरल एंड का अपोजिट क्या है बेटा? बी है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज, वेरी गुड बच्चा, दिस इज कॉल्ड एज एब ओरल बेटा, इसको हम एब ओरल बोलेंगे। तो मैं बहुत जगह पे, जब हम आगे जाकर फाइलम डिटेल में पढ़ेंगे ना, मैं बहुत जगह पे वर्ड यूज करूंगा ओरल एंड, एब ओरल एंड, तो वहां पे मेरे से दोबारा मत पूछ लेना सर एब ओरल क्या है, ओरल क्या है। तो याद रखो, ओरल वो एंड जिस साइड में माउथ है, और एब ओरल वो एंड बेटा जिस साइड में माउथ नहीं है, तो ये याद रख लेना। ये हो गया पहला चीज। दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं बायो में बेटा बहुत बार, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो आज की बात आप याद रखेंगे, जिस साइड में हेड होता है, ठीक है ना, बताओ बेटा हेड किस साइड में, ए साइड में कि बी साइड में? तो जिस साइड में हेड होता है, द एंड वेयर हेड इज प्रेजेंट बेटा, उसको हम एंटीरियर बोलते हैं, इसको हम एंटीरियर बोलते हैं। एंड द एंड बेटा विच इज टेल बेटा, जिस साइड में टेल, अब हमारी बॉडी में टेल नहीं है, बट टेल बून आप बोल सकते हो, हमारी बॉडी में टेल बून होता है, या जिन एनिमल्स में टेल होती है उस अपोजिट एंड को हम क्या बोलते हैं? उसे पोस्टीरियर बोलते हैं। तो जिस एंड पे हेड है वो है एंटीरियर, जिस एंड पे टेल है वो है पोस्टीरियर, जिस एंड में माउथ है वो है ओरल, जिस एंड में माउथ नहीं है मतलब अपोजिट टू दैट, दैट इज एबोरल बेटा। ये क्लियर हो गया? अब कुछ बायोलॉजी बुक्स में बेटा कुछ बायोलॉजी बुक्स में एंटीरियर वर्ड हम यूज नहीं करते। जब आप इंशाल्लाह मेडिकल साइंस में जाएंगे तो मेडिकल साइंस में मोस्टली बेटा डॉक्टर एंटीरियर वर्ड यूज नहीं करते, वो एंटीरियर के बजाय सिफेलिक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। सिफेलिक का भी मतलब क्या हुआ? टुवर्ड्स द हेड बेटा, एंड वो इस हेड को कॉर्डल बोलते हैं बेटा। कॉर्डल का मतलब हुआ शाबाश टुवर्ड्स द टेल। तो एंटीरियर बोलो या सिफेलिक बोलो दे आर सेम, पोस्टीरियर बोलो या कॉर्डल बोलो दे आर सेम बेटा। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? ये क्लियर हुआ? यस सर। चले अब और एक चीज, मेरे को बताइए बेटा, इस इंसान में जो आपको यहाँ पे आदमी दिखाई दे रहा है, इसमें अगर मैं इस आम को ले लूं, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आम में अगर ले लूं, ये आम देख लीजिए, देख रहे हैं ना, अब ये आम है बेटा। तो इस इंसान में मेरे को बताइए ये आम किस पॉइंट पे जुड़ी है बॉडी के साथ? मैं 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला सी पॉइंट हो गया, ये वाला डी पॉइंट होगा। तो मेरे को बताओ ये आम बेटा बॉडी के साथ किस पॉइंट पे जुड़ी है, सी पे कि डी पे? सी। तो याद रखेंगे बेटा, ये खाली मैं आम के लिए यूज नहीं करिए, मैं हेड के लिए भी यूज कर सकता। जैसे ये हेड है बेटा, ये एक्स पॉइंट हो गया, ये वाई पॉइंट हो गया, तो हेड किस पॉइंट पे जुड़ा है, एक्स पे कि वाई पे? एक्स पे, अरे वाई पे जुड़ा है भैया, एक्स पे नहीं जुड़ा है, वाई पे जुड़ा हुआ। जैसे मैं ये लेग की बात कर रहा हूँ बेटा, ये लेग दिखाई दे रही है ना, तो अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं बेटा जी और इसको बोलूं क्यू, तो बताओ बेटा किस पॉइंट पे टांग जुड़ी है बॉडी के साथ, जी पे कि क्यू पे? जेड पे है ना। आप ध्यान से देख लीजिए मैं बताना क्या चाहता हूँ। जब भी आप किसी, और सुन लेना ध्यान से, जब भी आप किसी बेटा बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, चाहे आप हेड को देखो, कान को देखो, टंग को देखो, पैरों को देखो, कोई भी स्ट्रक्चर बेटा, तो वो स्ट्रक्चर जिस पॉइंट पे बॉडी के साथ जुड़ा होगा ना, उस पॉइंट को हम बेटा बायोलॉजी में प्रोक्सिमल बोलते हैं।
दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल। ठीक है, इसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं। और वो पॉइंट बेटा जो अटैचमेंट पॉइंट से दूर होगा, अवे फ्रॉम द अटैचमेंट पॉइंट होगा, उसको हम बेटा डिस्टल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल। ठीक है, अगर आपको ये समझ आया होगा मेरे को बताइए। अगर ये x है और ये y है बेटा, तो बताओ x में डिस्टल कौन है एंड x सॉरी इस जगह पे बेटा डिस्टल पॉइंट कौन सा है एंड प्रॉक्सिमल पॉइंट कौन सा है, फटाफट। x डिस्टल और y हो गया proximal। वेरी गुड, y हो गया प्रॉक्सिमल, है ना। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एक पेड़ है, ये पेड़ का बेटा स्टेम है, ठीक है ना, ये स्टेम है बेटा, और इस स्टेम पे बेटा एक फूल लगा हुआ है, एक फ्लावर लगा हुआ है। तो बताओ बेटा इस फ्लावर में A एंड B पॉइंट में से कौन सा पॉइंट प्रॉक्सिमल है एंड कौन सा पॉइंट डिस्टल है? शाबाश, विच इज सर जल्दी जल्दी, शाबाश। Distal। A is proximal, very good, and B is distal बेटा। क्लियर है ना? इजी है कि नहीं है? इजी है कि नहीं है बच्चा? इजी है सर, चले अब आते हैं दूसरे पे। इजी है सर। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा होता है बेटा डॉर्सल एंड वेंट्रल। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, आप खुद मेरे को बताएंगे इस आदमी का कौन सा एंड डॉर्सल है और कौन सा एंड वेंट्रल है बेटा, जल्दी बताइए। ये आदमी आपकी तरफ देख रहा है ना, तो अभी अगर ये आपकी तरफ देख रहा है तो फिर इसका कौन सा एंड डॉर्सल है और कौन सा एंड वेंट्रल है? शाबाश, देखो वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। बेली वाला एंड जो होता है इसको हम बेली बोलते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा हाईलाइटेड कलर यूज करता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज बेली बेटा, दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज बेली रीजन। तो जिस साइड में आपकी बेली होती है, आपका पेट होता है बेटा, ठीक है ना, उस एंड को हम बेटा बायोलॉजी में मतलब बेली वाला साइड जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल बेटा। तो ये आपकी तरफ देख रहा है ना अभी, तो इसका एंड जो आपकी तरफ है अभी, जिसको आप अभी देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल। और जो पीछे वाला साइड है बेटा, बैक साइड है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डॉर्सल बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अब मान लीजिए इधर देख लीजिए, मेरे को वैसे पेंटिंग ज्यादा नहीं आती, तो मान लो मैं एक डॉग बना रहा हूँ बेटा, ठीक है, तो ये एक डॉग है बेटा, ऐसे है ना। तो ये आपको कोई, ये आप में से किसी को गिफ्ट मिलेगा आज। तो अब मेरे को बताइए, अगर मैं इस डॉग के दो पॉइंट्स लूं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है बेटा, तो बताओ ए एंड बी में से कौन सा डॉर्सल है और कौन सा वेंट्रल है? But ventral and dorsal। तो ए वाला जो है बेटा, ए वाला पॉइंट जो हो गया वो हो गया डॉर्सल, ठीक है ना, और बी वाला जो है हो गया वेंट्रल, ठीक है ना। बिकॉज इमेजिन कर लो ना, अगर ये डॉग बेटा दो टांगों पे खड़ा हो जाएगा, तो फिर इसका ये एंड आगे हो जाएगा, ये एंड पीछे हो जाएगा, तो आगे वाला बेली हो गया ना, बेली इज वेंट्रल एंड अपोजिट वाला वो क्या हो जाता है? वो डॉर्सल हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चले आगे और एक चीज याद रखना है। अब दूसरा आता है बेटा, सुन लो ध्यान से, अब इसी के कंपैरिजन में और एक वर्ड आता है, दैट इज पेक्टोरल एंड पेल्विक बेटा, ठीक है ना, पेक्टोरल एंड पेल्विक। अब पेक्टोरल एंड पेल्विक क्या होता है? तो इसको मैं ऊपर वाली डायग्राम में दिखा देता हूं, हटा देते पहले। अगर मैं इस आदमी के दो हिस्से कर दूं, ध्यान से देख लेना, मैंने चाकू उठाया और मेरे को गुस्सा आया इस पे बेटा, और मैंने इसके दो हिस्से कर दिए। ये मैंने इसको दो हिस्सों में काट दिया, थोड़ा ऊपर काटा, ये मैंने इसको दो हिस्सों में काट दिया। अब इन दो हिस्सों में मेरे को बताओ बेटा, ध्यान से सुन लेना, इन दो हिस्सों में मेरे को बताओ चेस्ट वाला हिस्सा कौन सा है और हिप वाला हिस्सा कौन सा है? शाबाश, चेस्ट वाला हिस्सा कौन सा हो गया? ये वाला है ना। अगर इसको हम ए नाम देते तो ये चेस्ट वाला हिस्सा हो गया, और ये नीचे वाला हिप वाला हिस्सा हो गया, तो बी इसका नाम देते हैं। तो याद रखना, बायोलॉजी के अंदर बेटा जो चेस्ट का रीजन होता है, मतलब ऊपर वाला रीजन होता है, दिस रीजन बेटा, दिस कंप्लीट अपर रीजन, दिस इज कॉल्ड एज पेक्टोरल। इसको हम पेक्टोरल रीजन बोलते हैं। और जो नीचे वाला रीजन होता है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक रीजन, इसको हम पेल्विक रीजन बोलते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो ये सारे टर्म्स याद रख लेना, लिस्ट पूरा आपके पास है ही बेटा, ठीक है ना। तो आपके पास कंप्लीट लिस्ट मैंने दे दिया है, तो इस कंप्लीट लिस्ट को एक बार घर से भी बाद में देख लेना। यहाँ पे सारा मीनिंग लिखा हुआ है, पर मैंने डायग्राम में भी यहाँ पे दिखा दिया, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
आप चाहे तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इधर, ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहे बेटा, या फोटोग्राफी ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आपको करना क्या है बेटा, ऑलरेडी मैं डीपीपी दे चुका हूँ आपको, आई होप वो सभी बच्चों ने क्लियरली किया है। जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए थे बिकॉज कुछ चीजें नहीं पढ़ी थी, तो आप दोबारा उसको करेंगे। और डीपीपी के अलावा अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, कोई भी XYZ रेफरेंस बुक है, तो उससे आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना कोशिश कर देना, ठीक है। हालांकि आपसे मैं एक्सपेक्ट ये नहीं करूंगा कि 100 में से 100 होने चाहिए, बट जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े, मतलब जितना भी हमने पढ़ा हुआ है अभी तक, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बिकॉज नेक्स्ट वीक हमारा फर्स्ट मतलब वीक कंप्लीट, नेक्स्ट डे मतलब कुछ दिनों बाद हमारा फर्स्ट डे कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक टेस्ट भी लगेगा। और हमारा जो बायो में टेस्ट होगा बेटा, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का ही टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो जितना भी हमने पढ़ा हुआ है इसको रिवाइज करते रहना, और जो भी डाउट्स है बेटा वो क्लियर करते रहना। तो ये हमारा खत्म हो जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे। चलिए, तो अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो मेरे को फटाफट बताइए। सर वो दोबारा एक्सप्लेन कर दो। नर्व गैंग्लिया जो है ना, CPSP SIP पे पता नहीं क्या नाम है ये। तो नर्व गैंग्लिया का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं ना, ठीक है, तो उस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को बेटा गैंग्लिया का नाम देते हैं। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो आपस में जुड़ जाते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज गैंग्लिया, उसको हम गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है ना। फैमिली तो अच्छा ए फैम ओके। सर गुवाहाटी में ऑफलाइन क्लास हो रहा है? नहीं नहीं, गुवाहाटी में ऑफलाइन क्लास नहीं हो रहा है बेटा, सब जगह पे ऑनलाइन ही हो रहा है, ठीक है। सारे सेंटर में भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, अप टू एक्सेप्शन ऑफ कोडेड व्हिच आर इनवर्टेड। तो दो एक्सेप्शन में बेटा, एक तो CPSP अगेन 11 कुछ नाम है, तो दो एग्जांपल्स है बेटा, यूरो कोडेटा एंड सेफेलो कोडेटा, ठीक है ना। यूरो कोडेटा एंड सेफेलो कोडेटा। चले, तो ये आपका आंसर हो गया इधर। चले, बाकी तो कुछ पूछा नहीं है किसी ने। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, कोई माइक पे कुछ पूछ रहा था। सब इजी है बेटा, सारा कुछ इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको एक थोड़ा एफर्ट। देखो सर वो नेटवर्क लाइफ में देखो लाइफ में बेटा, अगर आपका ड्रीम बड़ा है ना, लाइफ में अगर आपका देखो, अगर आप रेडी पे नींबू बेचने वाले बनना चाहते हो, तो फिर उसमें कुछ करना नहीं है बेटा, एक रेडी लानी है, 100-200 रुपए 1000 रुपए लेके नींबू खरीदने हैं, और अगले दिन से आपका बिजनेस शुरू, ठीक है ना। अगर आप अपनी दुकान रखना चाहते हैं नींबू की, तो उसके लिए थोड़ा रेडी से ज्यादा एफर्ट लगेगा बेटा, ठीक है। अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हो नींबू को, तो ऑफकोर्स बेटा उसके लिए लोग ज्यादा लगेंगे, कॉन्टेक्ट ज्यादा लगेंगे, मेहनत ज्यादा लगेगी, डैश एंड डैश। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ड्रीम क्या है बेटा, आपको उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आपका ड्रीम बेटा डॉक्टर बनने का, और डॉक्टर बनना कोई मजाक वाली बात तो है नहीं, तो आपको उस हिसाब से एफर्ट भी लगाना लगा। एक्सक्यूजेस जो होते हैं ना, मैं बंगाली मीडियम से आया हूँ, मैं हिंदी मीडियम से आया हूँ, मैं डैश मीडियम से, ऑफ कोर्स दैट इज अ प्रॉब्लम, वो एक चीज है। बट इस प्रॉब्लम को आप कब तक लेके चल सकते हो अपनी जिंदगी में? मान लीजिए अभी आप 11वीं क्लास में, 11th क्लास में, अभी आपको बंगाली से इंग्लिश में ट्रांजिशन हुआ है, मतलब आप पहली बार इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम अभी ऑफ कोर्स है, इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ। बट मान लो आपने अभी बेटा इस चीज को सीखना शुरू नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम तो अगले साल भी रहेगी, फिर और रहेगी, फिर और रहेगी, तो मतलब पूरी जिंदगी आप इस एक एक्सक्यूज से पूरी जिंदगी काटोगे बेटा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको एक्सक्यूजेस का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और जब आप ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो हेल्प करने वाले आपको हजारों मिलेंगे। अगर आपको डॉक्टर बनने का सपना है, तो जब आप खुद मेहनत करना शुरू करोगे ना, खुद एफर्ट लगाना शुरू करोगे, देखो बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि आपको लगेगा यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, पढ़ाई वढ़ाई खत्म कर लो, चलो चैट ही कर लेते हैं, उधर से हाय आएगा, इधर से हाय आएगा, हेलो आएगा, हेलो आएगा, और हेलो हेलो में फिर पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, और पता ही नहीं चलता बेटा 5 साल 6 साल कहाँ से गुजर गए, और ना तो वो मिला ना वो मिली, और जिंदगी खराब हो गई। तो ये लाइफ जो आपकी है ना बेटा, दैट इज नॉट टू बी डाइवर्टेड इन अदर थिंग्स। आपको अभी अपना डाइवर्जन किसी और चीज के लिए नहीं करना है। आपका अभी प्राइम मोटिव जो होना चाहिए ना, वो अपना ड्रीम पूरा करने का होना चाहिए। और जब वो आप करोगे ना, फिर ऑप्शंस लाखों हजारों लाइफ में मिलेंगे। आप समझे? तो बहुत बार आपको लगेगा यार क्यों पढ़ना है, क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, अरे टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो बच्चा उस सब को ओवरकम करेगा ना,
कि पढ़ने के मतलब मन नहीं कर रहा पढ़ने का बट फिर भी वो पढ़ रहा है, मन नहीं कर रहा है क्लास अटेंड करने का बट फिर भी वो क्लास अटेंड कर रहा है, मन नहीं कर रहा है डाउट पूछने का बट फिर भी वो डाउट पूछ रहा है। जो बच्चा ये सब करेगा ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा 2 साल बाद आप उसी को मेडिकल कॉलेज में देखोगे। जो एक्सक्यूजेस बनाएगा, ये नहीं हो रहा मेरे से, वो नहीं हो रहा मेरे से, यहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब वो हर जगह पे प्रॉब्लम ही ढूंढेगा, वो हर जगह पे एक्सक्यूज ही ढूंढेगा। मैं आपको अभी गारंटी देता हूँ कि 2 साल बाद आप उसको मेडिकल कॉलेज में नहीं देखोगे, नहीं देखोगे, नहीं देखोगे बेटा। बिकॉज मेडिकल कॉलेज में वही बच्चा पहुंचेगा, वही लड़की पहुंचेगी, वही लड़का पहुंचेगा, वही बेटा वही बेटी एक माँ बाप के पहुंचेंगे, जो सब कुछ को साइड में रख के, ठीक है ना, सारी अपनी रिश्तेदारी को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्त को, अपने रिलेशनशिप्स को साइड में रख के बेटा एक ही सपना लेके जिएगा 2 साल तक। वो ये है बेटा कि मेरे को नीट में अच्छी सिलेक्शन लानी है, अच्छा कॉलेज लेना है बेटा। वही बच्चा आगे जाके डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। तो एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे यहाँ पे कि सर वो नहीं समझ आ रहा। हाँ, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही ना, तो यू हैव अ वेपन इन योर हैंड, दैट इज आप डाउट पूछ सकते हो बेटा। और हमने तो सारे टीचर्स ने आपको ग्रुप पे अपने नंबर भी दे के रखे हुए हैं कि आप हमको, कल मेरे को बहुत सारे बच्चों ने डाउट्स पूछे और मेरे को नहीं लगता आप में से कोई एक भी बच्चा ऐसा होगा जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा। यहाँ पे सारे बच्चे अभी प्रेजेंट है, कोई एक बताओ बेटा सर आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मैंने सबकी मैसेज का रिप्लाई किया हुआ है। तो मतलब आपके पास एक्सक्यूज करने का कोई चीज ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपको इंग्लिश नहीं आती तो अभी से इंग्लिश सीखना शुरू करो बेटा। आपको टर्म समझ नहीं आ रही है तो वो टर्म्स टीचर से पूछो, उनको नोट डाउन करो और उनका याद करना शुरू कर लो। और जब आप एफर्ट लगाओगे ना, एफर्ट से बेटा सारी चीजें सॉल्व होती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। कोई भी चीज लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है तब तक जब तक आप उस चीज के लिए सीरियस ना हो जाओ बेटा। अब आप 2 बजे यहाँ से निकल के बेटा रात के 8 बजे सो जाओगे, 9 बजे सो जाओगे, 12 बजे सो जाओगे और सुबह 10 बजे उठोगे और फिर सोचोगे मैं डॉक्टर बनूंगा, तो वो तो बेवकूफी वाली बात होगी। ठीक है ना? वो ऐसा हो गया बेटा कि आपके सामने खजाना रखा हुआ है, लेकिन आप खजाने को देख के बोल रहे हो अभी खुलेगा, खुल जा सिम सिम हो जाएगा और खजाना बाहर निकल के आएगा। ऐसा तो होगा नहीं ना। ठीक है, आपको हाथ लगाने पड़ेंगे, चाबी ढूंढनी पड़ेगी या तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, तभी तो खजाना मिलेगा। और तोड़ फोड़ में एनर्जी लगती है बेटा, मेहनत लगती है। बस वही मेहनत करनी है और कुछ करना है नहीं आपको। ठीक है ना बच्चा? चलो, कोई कुछ पूछने वाला था बट मैंने बीच में टोक दिया, मैंने बीच में बोलने नहीं दिया। यस यस, बोलो बोलो बच्चा, यस ऑफ कोर्स आप बोल सकते और वो लास्ट में जो पार्ट पढ़ा है ना सर, हो। सबसे लास्ट में वो दोबारा कर दीजिए प्लीज। मतलब सिविलाइजेशन वाला कि टर्म्स वाला? सर वो फोटो ला दीजिए ना, दिखा दूँ। नहीं, मतलब ये टर्म्स वाला ना, जो मैंने टर्म्स आपको वाला एंटीरियर पोस्टीरियर सिफेलिक ये वाला। बीच में से काटा था ना सर। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन में दोबारा शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। दिस वन बच्चा, ये वाला बता रहे हो ना, दिस वन? सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। अभी अभी होगा, शायद नेटवर्क थोड़ा वीक होगा। अब शेयर हुआ? जी नहीं सर। रुको एक मिनट, क्या हो गया? एक मिनट, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। अब बताओ, अब शेयर हुआ? नहीं सर, हो रहा है। हाँ सर, हो गया, यही सर। चलो, अब ये वाला बता रहे हो ना, दिस वन? जी सर, जी सर। देखो, अगर हम बेटा एक एनिमल की बॉडी को, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, ठीक है ना, अगर हम उसकी बॉडी को बेटा 2 हिस्सों में काटेंगे ऐसे, और काटने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये ऊपर वाला हिस्सा है और इस ऊपर वाले हिस्से में क्या मिल रहा है आपको बेटा? चेस्ट कैविटी मिल रही है। ठीक है, ये चेस्ट कैविटी इधर मिल रही है। तो वो एरिया बॉडी का जहां पे आपको एनिमल का चेस्ट मिलेगा, चेस्ट मतलब बेटा हार्ट, चेस्ट मतलब बेटा लंग्स मिलेंगे, ठीक है ना, उस एरिया को पेक्टोरल एंड बोलते हैं। दैट एंड इज कॉल्ड एज पेक्टोरल बेटा। और जिस एरिया में बेटा आपको एनिमल के लेग्स मतलब हिप्स मिलेंगे बेटा, लेग्स में बोलूंगा या हिप्स बोलूं, हिप वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? पेल्विक रीजन बोलते हैं। द एरिया वेयर हार्ट एंड लंग्स इज प्रेजेंट वो पेक्टोरल हो जाता है। द एरिया वेयर हिप्स आर प्रेजेंट वो पेल्विक हो जाता है। समझ आया? क्लियर पाना बच्चा? यस सर। चलो, और कोई डाउट किसी को? एनी अदर डाउट्स? थैंक यू सो मच। तो मैं आज आपको क्या कर रहा हूँ, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा, मैंने बोला था पहले। चलो मैं ग्रुप में भी ये डाल देता हूँ, ये वाला फोटोग्राफ।
तो आज आप क्या करें, मैं आपको अभी थोड़ी देर में हैंड रिटन नोट्स फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है ना। तो उन हैंड रिटन नोट्स को बेटा फोटो स्टेट करवा लेना, और फोटो स्टेट करने के बाद उनको अपने पास रख लेना संभाल के। और कुछ टाइम बाद, बिकॉज अभी मैं अपना जो डाटा मतलब जो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, ये अभी मैं आपको फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, इसका कुछ रीजन है, बट आफ्टर फ्यू डेज बेटा इंशाल्लाह मैं ये भी आपको फॉरवर्ड करूंगा। विस्ट्रल, हम्प एंड रेड्यूला, अभी बेटा हम मोलस्का में नहीं पहुंचे हैं ना। मोलस्का जब मैं आपको सीपीएसपी, अगेन सी पे, पहले तो अपना नाम ठीक कर लो प्लीज। तो हम जब मोलस्का पढ़ेंगे ना, तो मोलस्का के अंदर बेटा हम विस्ट्रल हम्प की भी बात करेंगे एंड रेड्यूला की भी बात करेंगे, बिकॉज मोलस्का भी नहीं पढ़ा है तो इधर डायरेक्टली मोलस्का पे जंप करने का कोई रीजन नहीं बनता, ठीक है ना। पियर्ड फायरेंजियल, ये मैंने आपको अभी जब एम्ब्रायो बना के दिखाया था ना, मैंने बोला था वहां पे फायरेंजियल गिल स्लिट्स होती है। अब फायरेंजियल गिल स्लिट्स बेटा बॉडी के एक साइड में नहीं होगा ना, दोनों साइड में, जैसे मछली आपने देखी है, मछली में बेटा गिल एक साइड में होता है कि दोनों साइड में होता है, ऑफ कोर्स दोनों साइड में होता है। तो इमेजिन कर लो आप एम्ब्रायो का 3D देख रहे हो, तो एम्ब्रायो के 3D में बेटा दोनों साइड में गिल स्लिट्स मिलेंगी ना, तो दोनों साइड मतलब पियर्ड है वो बेटा, दो साइड में, इसलिए पियर्ड फायरेंजियल गिल स्लिट्स उनको बोला जाता है। अपेंडेज का मतलब होता है कोई भी पार्ट जो बॉडी के सेंटर से दूर हो, जैसे हमारी बॉडी के सेंटर से हमारी आर्म्स दूर है, हमारे हैंड दूर है, हमारे कान दूर है, ठीक है ना। तो ये बॉडी पार्ट्स बेटा विच आर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी, उनको हम अपेंडेज बोलते हैं बेटा। सारा नोट्स आपको आज स्टार्ट से ही मिलेगा बेटा। AK ट्रस्ट बाबू, देखो नाम फालतू का क्या लिखा है। चले सर, रेफरेंस बुक का रेफरेंस में कोई नहीं बताता बेटा, मैंने स्टार्टिंग में जब आपको पहली बार फिजिकली मिला था बदरपुर में, मैंने उसी टाइम पे बोला था आपके लिए एक ही बुक वैलिड है, और वो कौन सी है, शाबाश, वो एनसीईआरटी कौन सी है सर। बेटा, एनसीईआरटी है। तो आपको कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है, ओनली एनसीईआरटी रखो और उसी से आपका पूरा एग्जाम होगा। बॉडी प्लान मैंने कल भी आपको बोला था ना, बॉडी प्लान होता है बेटा अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का अरेंजमेंट मतलब हुआ कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में माउथ है, एनएस है, या बोथ प्रेजेंट है बेटा। बेस्ड ऑन दिस आपका बॉडी प्लान क्या हो सकता है, सेल एग्रीगेट हो सकता है, ब्लाइंड सेक हो सकता है, और ट्यूब विद इन ट्यूब हो सकता है बेटा, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर यस मतलब वो आज का जो क्लास है ना उसका रिकॉर्ड वीडियो में मिल सकता है कि नहीं? रिकॉर्डेड वीडियो के लिए मैंने अजमल सर को बोल दिया है, तो अजमल सर उसको कुछ एडिट करा रहे हैं शायद, बिकॉज कभी कभी बीच में आपका वॉइस आता है या कुछ और आता है, तो एक बार वो एडिटिंग कंप्लीट हो जाए फिर आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा बेटा, ठीक है। और प्लस दूसरा चीज हम कर रहे हैं कि आफ्टर आई थिंक मंडे से आपके बैच ग्रुप्स में डिवाइड होंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। अभी बहुत सारे बच्चे एक साथ क्लास लेते हैं ना, तो अभी हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी अलग बन जाएंगे, तो तब आपको बेटा प्रॉपर तरीके से एवरीडे आपको आफ्टर क्लास वीडियो मिला करेगा, ठीक है ना बच्चा। तो और जी प्लस सर। देखो, और प्लस अपने दिमाग में एक चीज याद रखो, बस एक ही चीज अगर आप याद रखोगे ना, आप मेहनत भी करोगे, वो ये है बेटा कि आपने ज्वाइन क्यों किया, आपने मेडिकल क्यों लिया। आपके पास ऑप्शन आर्ट्स का भी था, आपके पास ऑप्शन कॉमर्स का भी था, आपके पास हजारों ऑप्शन थे, बट आपने मेडिकल ही क्यों चुना। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखोगे ना, वाई, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा मेरे को क्या करना है, मेरे को मेहनत करनी है कि नहीं करनी है। और प्लस ये भी याद रखो बेटा कि आपके फैमिली ने आपके ऊपर कितना ट्रस्ट किया है। आपका फैमिली आपको ये भी बता सकती थी घर पे बैठ जाओ, अब नहीं पढ़ा सकते हम, जमींदारी कर लो, खेती बाड़ी कर लो, अब नहीं पढ़ा सकते, बट दे हैव टेकन अ स्टेप कि वो आपको आगे देखना चाहते, वो आपको आगे बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं। और फिर भी आप नहीं करोगे बेटा, तो आप मेरे को बताइए किसका फॉल्ट है। मतलब जब आप घर से सुबह निकलते होंगे ना, ऑफ कोर्स मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि आप में से हर एक का पेरेंट आपको एज डॉक्टर ही निकलते हुए देखता होगा। आप वो नहीं बताएंगे आपको, बट कहीं ना कहीं बेटा किसी न किसी दिमाग के कोने में उनको ये सपना आज से ही दिखाई दे रहा है कि अगर मेरा बेटा सुबह निकल रहा है तो ये इंशाल्लाह 2 साल बाद डॉक्टर बन के ही आएगा, मेरी बेटी निकल रही है तो वो डॉक्टर बन के ही आएगी। बट फिर भी आप बेटा फिर मेहनत नहीं करोगे फिर। और सबसे बुरा इंसान पता कौन होता है, ये कुरान में भी लिखा है, हदीस में भी लिखा है, सबसे बुरा इंसान वो है जो अपने माँ बाप को धोखा देगा, जो अपने माँ बाप से झूठ बोलेगा बेटा। आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, आपने पूरी क्लास अटेंड कर ली, और फिर अब वो 100% एफर्ट घर पे जाके नहीं दोगे जो आपको डॉक्टर बनने के लिए देना है, तो आप मेरे को बताओ बेटा आप किस किस से झूठ बोल रहे हो। खुद से तो झूठ बोल ही रहे हो, मेरे से भी झूठ बोल रहे हो, और चलो हमारा और आपका झूठ तो चल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं, बट ये झूठ आप अपने पेरेंट्स से भी बोल रहे हो बेटा। कभी बैठ के अपने पेरेंट को बता देना कि वो आपको क्या देख रहे हैं, वो आपको 2 साल बाद बेटा किस हिसाब से देख रहे हैं। गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ वो आपको बोलेंगे कि हम आपको एज डॉक्टर देख रहे हैं। बट इमेजिन कर लो बेटा कि 2 साल तक जो सपना आपके पेरेंट्स ने देखा, जो सपना आपके माँ बाप ने देखा,
फिर वो सपना बेटा आप उनके लिए पूरा नहीं करोगे तो ये कितनी गंदी बात है, ये कितनी बुरी बात है। तो प्लीज मेहनत कर लो, अच्छे से पढ़ लो बेटा, जो भी डाउट्स है वो प्लीज पूछा करो, ठीक है ना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने वाले हैं फाइलम 1, दैट विल बी इंशाल्लाह फाइलम पोरिफेरा बेटा, ठीक है। तो फाइलम अब आज के बाद हम क्या करेंगे, पर क्लास हम एक फाइलम खत्म करेंगे। तो मतलब sir. एवरी क्लास में हम एक एक फाइलम फिनिश करते जाएंगे। मैं 2 फाइलम एक साथ कराऊंगा, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, एक एक करते जाएंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट प्रॉपर रहेगा। तो इंशाल्लाह फिर उसके आगे देखेंगे क्या होता है बेटा। और इंशाल्लाह ईद के बाद में फिजिकली भी आऊंगा तो फिर ज्यादा बेटर हमारा क्लास हो जाएगा, इंटरेक्टिव हो जाएगा। बट तब तक आप ऐसे काम चला लीजिए। यस, आप कुछ सर पूछ रहे हो बेटा? जी सर वो जो पुराने क्लास है ना, उनसे कुछ कुछ टॉपिक हमें मतलब समझ में नहीं आया, पहली बार किया था ना सर। तो कल रात आपको मैं मैसेज किया था कि आपका यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाता तो हमें हेल्प होता बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं आपको आज यूट्यूब चैनल का लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ। जी सर, उसमें ठीक है, वीडियोस है ना सर, मतलब हाँ बेसिक्स हाँ, की। उसमें उसमें मतलब सारे वीडियोस मैंने नहीं डाले, बिकॉज वो चैनल मैंने लास्ट ईयर, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो मजबूरी में, बिकॉज नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, मजबूरी में बनाया था, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड रहते हैं तो उनके लिए बनाया था। बट उसमें मैक्सिमम चैप्टर्स के कुछ कुछ चैप्टर के पूरे वीडियोस है, तो वहाँ मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, जितना आपको देखना है तो आप उधर से देख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू ठीक है ना सर। बेटा। विच रेफरेंस बुक इज बेस्ट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, तो मैंने आपको 2 रेफरेंस बुक्स का नाम दिया था। एक आप फिंगर टिप्स ले सकते हैं, सईद अहमद रोल नंबर 14 बेटा, ठीक है। एक आप ये ले सकते हैं, फिंगर टिप्स ले सकते हैं। एंड दूसरा आप मोहम्मद अली की बेटा, मोहम्मद अली के नाम से एक रेफरेंस बुक आता है, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी आती है, वो आप ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, आप अपना 100% दोगे, तो तब आपके लिए मोहम्मद अली अच्छी है, ठीक है ना। बिकॉज उसमें ऑब्जेक्टिव बेटा मतलब इजी लेवल के भी होते हैं, मीडियम लेवल के भी होते हैं, और बहुत टफ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, और वेरिएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको वहां से। तो वो एक अच्छी बुक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन चाहिए, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं चाहिए, तो तब आपके लिए फिंगर टिप्स अच्छा है बेटा, ठीक है। दिस इज फॉर सैयद अहमद रोल नंबर 14। क्या एमटीजी का रेफरेंस ठीक है? मैंने आपको हमेशा बोला है बेटा कि रेफरेंस आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। बट रेफरेंस लेने से प्रॉब्लम क्या है, रेफरेंस लेने से प्रॉब्लम क्या है, रेफरेंस लेना तब तक अच्छा था जब तक हमारे पास एम्स था, जिपमर था, एएफएमसी था, बिकॉज वहां पे हमको वेरिएबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता था, बहुत इंफॉर्मेशन मिलता था। बट आपने खुद देखा है बेटा, प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के पेपर देख लो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ आया ही नहीं है। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज आपको अभी पीएचडी तो करना नहीं है बायोलॉजी में, पीएचडी तो करना नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री में। आपको लिमिटेड पढ़ना है, जितना ही एग्जाम वाला पूछता है उतना ही पढ़ना है। अब आप यहाँ से पीएचडी करके जाओगे, ठीक है, और वहां से कल क्वेश्चन आया बेटा, मान लो पोरिफेरा का क्वेश्चन आया, द सिमेट्री ऑफ पोरिफेरा इज, एनसीईआरटी ने बोल दिया एसिमेट्रिकल, बट आप बेटा एक्सेप्शन वैक्सेशन पढ़ के गए हैं, किसी में रेडियल है, किसी में बायोलेटरल है, तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं आंसर क्या करूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इट इज बेटर बेटा कि आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो ओनली एनसीईआरटी। बिकॉज प्रीवियस ईयर में भी आपने देखा बेटा कि 2 क्वेश्चंस लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर में आए थे, जिसपे बहुत सारे बच्चों ने फिर हंगामा कर दिया। एक तो सेल साइकिल का आया था और दूसरा क्वेश्चन आया था, बच्चों ने हंगामा कर दिया, सर आंसर गलत दिया, आंसर गलत दिया, आंसर गलत दिया। लेकिन फाइनली बेटा एनटीए ने किस आंसर को सही माना? ऑफ कोर्स एनसीईआरटी की आंसर को सही माना बेटा। हालांकि वो आंसर गलत था, अगर आप मेरे से पूछोगे ना सर वो आंसर सही था कि गलत था, तो वो ऑफ कोर्स गलत था हायर स्टडी के लेवल के बेसिस पे। बट एनसीईआरटी के लेवल पे वो सही था, बिकॉज एनसीईआरटी में वही लिखा था। और एनटीए मानता है बेटा एनसीईआरटी को, चाहे आप कुछ भी करोगे ना, सुप्रीम कोर्ट में भी जाओगे, एनटीए नहीं बदलेगा, बिकॉज उसने बोला है एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ना है बेटा। अब अगर आप एमटीजी ले लोगे, अगर आप प्रदीप ले लोगे, अगर आप दिनेश ले लोगे, उसमें तो बहुत इंफॉर्मेशन है। और अभी आप देखोगे बेटा इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर, मैक्सिमम विद इन 1 ईयर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो नए एडिशन आएंगे ना सारी बुक्स के, एमटीजी के, दिनेश के, प्रदीप के, देख लेना बेटा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएंगे, ठीक है। बिकॉज उनको भी अभी पता चला नंबर ऑफ परचेज जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज बच्चे अभी बुक खरीद नहीं रहे हैं। क्यों नहीं खरीद रहे? बिकॉज हर एक टीचर रिकमेंड कर रहा है एनसीईआरटी को, तो अब वो ऑफकोर्स अपनी बुक को भी चेंज करके किस लेवल पे लाएंगे, एनसीईआरटी के लेवल पे लाएंगे। तो खरीदने की जरूरत नहीं है। बट ऑब्जेक्टिव बुक आप देखो, अगर मैं हमेशा, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो ना, आपके लिए मोहम्मद अली भी कम है, फिंगर टिप भी कम है, धनेश भी कम है, प्रदीप भी कम है, एबीसी भी कम है। आप जितना ऑब्जेक्टिव लगाना चाहते हो लगा लो बेटा। बट रेफरेंस के लिए आप खाली एनसीईआरटी रखो, बिकॉज मैं आपको ये धोखा नहीं दे सकता कि आप वो वाली बुक खरीद लो और फिर आप उसे पढ़ने लगोगे तो आपका एनसीईआरटी पीछे छूट जाएगा। सो दैट इज नॉट गुड बेटा। तो आप एनसीईआरटी पे स्टिक कर लीजिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर पैसे ज्यादा है तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लो यार, हम गरीब लोग हैं।
हम उस पैसे को यूज करेंगे अपने लिए, ठीक है ना। तो रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। सर इफ वी फॉलो रेफरेंस बुक देन इज इट गुड फॉर अस? इट इज वेरी बैड फॉर यार। अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है, अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो रेफरेंस बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है, अगर आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाना है, रेफरेंस बुक फॉलो नहीं करना है, एनसीईआरटी फॉलो करना है। जितनी देर में आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे ना, उतनी देर में एनसीईआरटी के 3-4 रिवीजन कर लो बेटा, ठीक है। तो बिल्कुल खराब है। सर इफ वी गेट योर यूट्यूब चैनल लिंक देन इट विल बी बेटर फॉर अस। देखो पहले मैंने जो यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं ना, वो एम्स लेवल के वीडियोस है। अगर आप जाके भी देखोगे वो एम्स लेवल के हैं। अभी मैं खुद को भी बेटा रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ एनसीईआरटी लेवल के बेसिस पे। तो अगर आप देखना चाहते हो, मेरे हिसाब से देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी क्लासेस चल रही है। ये वीडियोस आपको कुछ मैं अपना व्यू बढ़ाने के चक्कर में आपको बोल दूं जाओ मेरी यूट्यूब लिंक देख लो, मैं यूट्यूब पे हूँ, फालतू में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज मेरी यूट्यूब से आप दूसरे पे जंप करोगे, दूसरे से तीसरे पे जंप करोगे, तो आपकी जिंदगी बेटा गुजरती जाएगी यूट्यूब पे ही, और जो पढ़ना है बेटा वो आप पढ़ोगे नहीं। तो फालतू में मेरे व्यू के चक्कर में आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो इट इज बेटर कि आप मेरे यूट्यूब पे मत जाओ, बिकॉज कोई फायदा नहीं है आपको। अब मैं बोलता कि आप जाओ अगर मैं आपको पढ़ा नहीं होता, बिकॉज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो आई डोंट थिंक कि ये मतलब ऑनेस्टली मैं बता दूं आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपको कोई क्लास छूट गया है और उस छूटे हुए क्लास को आप वहां पे देखना चाहते हो, आई कैन फॉरवर्ड यू दैट वेरी लेक्चर पर्सनली बेटा। बट आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपका टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ, आपने भी बहुत बार चलाया, आपको पता है बेटा। यूट्यूब से हम शुरू करते हैं शाहरुख खान के गाने से और पहुंच जाते हैं बेटा किसके ऊपर, कौन सा नया हीरो है, रणवीर कपूर के गाने पे पहुंच जाते हैं। तो शुरू हमारा मोटिव था सलमान खान को देखना, और आलिया भट्ट पे हमने खत्म कर दिया। तो वो तो फालतू का टेंशन हो गया ना, तो वे टाइम वेस्ट हो गया। तो वहां जाने की जरूरत नहीं, वो टाइम आप इधर लगा लो, आपका फायदा उसी में है बेटा, ठीक है। सर इज इट गुड टू फॉर, फिर से वही बोल दिया रेफरेंस बुक। अरे बोल तो दिया एक बार भैया, कितनी बार सेम क्वेश्चन पूछोगे। चलिए तो रेफरेंस बुक नहीं करना, शॉर्टकट में बता दूं, रेफरेंस बुक में नहीं जाना, एनसीईआरटी पे जाना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बुक जो लगाना चाहते हो वो लगा लो बेटा, जितने लगाना चाहते हो उतने लगा लो, उस पे मैं आपको नहीं रोकूंगा। यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, वो टाइम बेटा खुद अपने दिमाग से एनसीईआरटी को पढ़ के लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव बुक्स कर सॉल्व करके वो टाइम आप एनसीईआरटी पे लगा लो, आपके लिए वो बेटर होगा, ठीक है ना। तो चले, दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। यस यस यस। सर वो स्पॉन्जस आर, वो जो क्वेश्चन था ना डीपीपी 2 में। बोलो बोलो। हाँ सर, डीपीपी 2 का 12 नंबर क्वेश्चन। मेरे पास अभी एक्चुअल में क्वेश्चन बैंक है नहीं, आप एक बार रीड कर। जी सर। हाँ सर, वो सर रीड वो कर ऐसा देंगे है कि बेटा। स्पॉन्जस आर। हाँ स्पॉन्ज आर वेरी गुड, आगे। सर ऑप्शन दिया रखा है 4 ऑप्शन। प्लेजिक रोल गया, पढ़ो पढ़ो शबाश। फ्रीस्टाइल। देखो देखो बच्चा, देखो देखो, सुनो 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 सुनो। स्पॉन्ज पहले तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो ये डीपीपी 2 आपको अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब हम ये पढ़ेंगे तब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट फिर भी आपने अभी क्वेश्चन पूछा है। प्लेजिक का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है, विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, उसको हम प्लेजिक बोलते हैं। ससाइल वो होता है बेटा जो एक ही जगह पे चिपका रहेगा, वो इधर उधर घूम नहीं कर सकता, वो जगह घूम नहीं सकता। तो अगर आपने पोरिफेरा को थोड़ा बहुत कहीं देखा है, मेरे को बताओ, पोरिफेरा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं कि एक ही जगह पे ठहरे रहते हैं? और प्लैंक्टनिक का मतलब क्या होता है सर? प्लैंक्टोनिक्स बेटा प्रोटोजोअन्स होते हैं, छोटे छोटे। हमारे पास बेटा प्लांट किंगडम में भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं। दो सिंगल सेल्ड प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्लैंक्टन्स बेटा, उनको प्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ससाइल आंसर आएगा इसका, बिकॉज प्रोटोज ये पोरिफेरा बेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, ये एक ही जगह पे रहते हैं बेटा, दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेस, इसलिए इनको ससाइल बोला जाता है। और सर और एक लास्ट ऑप्शन दिया रखा है ना कि फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग एंड प्लेजिक वन एंड द सेम थिंग हो गया, ठीक है ना। प्लेजिक जो मैंने वो आंसर दिया सर। कौन सर सा क्या कौन सा? फ्री स्विमिंग, वो तो हर कहीं जा सकते हैं ना सर। नहीं पोरिफेरा बेटा मूव नहीं करते हैं ना। पोरिफेरा एक ही, जब मैं आपको कल पोरिफेरा के डायग्राम्स दिखाऊंगा, पोरिफेरा कैन नॉट चेंज देयर प्लेस बेटा, वो अपनी जगह बदल नहीं सकते, तो वो एक ही जगह पे बेटा बंदे रहते हैं, बंद रहते हैं। यस अच्छा यस, बोलो बोलो बच्चा। सर,
प्लेजिक का मतलब हुआ जो अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है। फ्री स्विमिंग का मतलब हुआ बेटा जो अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है। प्लैंकटन तो रह गया प्लांट के साथ बेटा, तो बचा सिसाइल, तो इसका आंसर सिसाइल आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर, थैंक यू सर। चलो, और कोई चीज, और कोई क्वेश्चन? चलिए बेटा, चलिए तो अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज एंड नमस्ते गाइस, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ठीक है, बाय बच्चे, टेक केयर। Same to you, sir. Just get.